सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने ये देख लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है। अब हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। और जब हम उन सारे जो वेव्स जो होती हैं इसके अंदर बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, बहुत सारी वेव्स होती हैं। और जब हम उन सबको ऐसा जोड़ लेते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक बंडल बन जाता है, राइट। तो जब आपके सामने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है तो उसके अंदर अलग अलग तरीके की वेव्स भी होती हैं, तो हम उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कहने में हमें लगता है कि एक ही वेव है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमें अप्रॉक्स जो आप कह सकते हो 7 अलग अलग वेव्स मिलती है। और ये जो वेव्स होती हैं इनके बारे में हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी एक एक वेव को हमें अच्छे से समझाया गया है। और एग्जाम के अंदर अगर हम करें शॉर्ट क्वेश्चंस की बात या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात, तो वहां पर इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का ही जो पार्ट है ये मैं आपको बता रहा हूँ और एनसीईआरटी की लैंग्वेज को हम फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी जो हमें बता रहा है हम उसी को मानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और समझेंगे हर एक वेव के बारे में और उसके क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ, वो कैसे वो दिखती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती है ना। और क्या हम उसको क्लासिफाई अगर किसी और से करें तो किस बेसिस पे करें। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम और अलग अलग वेव्स उसमें क्या क्या चीजें प्ले करती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक अगर आप देखते हैं तो according to NCERT, at the time Maxwell predicted the existence of electromagnetic waves, the only familiar electromagnetic waves were the visible light waves. अभी तक क्या हुआ था, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात समझी थी और हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो अभी तक हमने उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में कह सकते हो हम फैमिलियर हुए थे, वो था विजिबल लाइट वेव। वो वेव जो हमें दिखती थी विच आर बेसिकली विजिबल टू अस। तो अभी तक हम मैक्सवेल अभी तक सिर्फ उसी वेव से फैमिलियर थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके अंदर सिर्फ यही एक तरीके की वेव होती है। बट लेटर ऑन हमें पता चला द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्ट्रावायलेंट एंड इंफ्रारेड वेव्स वर बेयरली एस्टेब्लिश्ड। उस समय इन पर्टिकुलर वेव्स के बारे में हमें कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी और ज्यादा हम कहते थे ये नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम बहुत ही कम इनके बारे में जानते थे। हमारा सारा का सारा फोकस जो था वो किस पे था, विजिबल लाइट वेव्स पे था। अब हुआ क्या, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, बट 19th सेंचुरी खत्म होते होते हमें और पता चला कि एक्स रेज टाइप की भी एक वेव होती है, गामा रेज भी होती है, जो उसके बाद वहां पर डिस्कवर्ड हुई। देखो विजिबल आ चुकी थी, थोड़ा बहुत हम जानते थे कि अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड वेव्स भी होती है, बट इतना ज्यादा हम नहीं जानते थे। बट 19th सेंचुरी के बाद इनके अलावा हमें पता चला एक्स रे भी होती है, गामा रे भी होती है। नाउ वी नो दैट। तो अभी अगर हम इस प्रेजेंट की बात करें तो अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किस किस से इंक्लूड होती है। देखो विजिबल तो है ही है, ठीक है, एक्स रे हो गई, गामा रे हो गई, रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई एंड इंफ्रारेड हो गई। तो आप टोटल अगर काउंट करेंगे तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारी 7 जो वेव्स है इसके बारे में हमें और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। बट हमें ये समझ में आ गया था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर टोटल 7 डिफरेंट वेव्स चलती हैं। तो आप इनको थोड़ा सा 2-3 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, आपको सबके नाम याद होने चाहिए। अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑर्डर में ये रहते हैं और अगर याद करना हो तो सर क्या कोई टेक्निक है, कोई ट्रिक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम बेसिकली ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसके अंदर डिफरेंट जो हमें 7 अलग अलग वेव्स देखने को मिलती हैं, जो कि अभी मैंने आपको सारे नाम बताए हैं। तो ये आज की डेट तक हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में टोटल 7 डिफरेंट वेव्स होती हैं और ये एनसीईआरटी के अंदर हम जाके एक एक वेव को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या चीजें हमें समझनी है। द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो होता क्या है, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के टाइप की बात करते हैं तो हम कोई ना कोई तो फैक्टर लेंगे ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर अगर हम बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हाँ ना, कौन सबसे नंबर 1 पे आएगा, कौन सबसे लास्ट में आएगा, तो हमने वहां पर हाइट को फैक्टर लिया। हो सकता है हम ले सकते हैं क्लास में किसके ज्यादा मार्क्स आए हैं तो वो एक फैक्टर हो सकता है, तो उससे अलग रैंकिंग आएगी। तो वही चीज यहाँ पर होती है कि आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बहुत सारे वेव से मिलकर बनती है, तो हम यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन
किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा भी समझे फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं भी आपको समझाता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी वेव कितना ज्यादा वाइब्रेट करती है इन अ सेकेंड, दैट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। अभी आगे जाके मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, बट अभी आप ऐसे समझे कि कोई चीज कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, कोई वेव एक सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रही है, उसके बेसिस पे हमने ये स्पेक्ट्रम बनाया है, या फिर आप कह सकते हो इन 7 वेव्स को हमने डिस्टिंग्विश किया है। तो आगे जाके जब हम कोई चार्ट देखेंगे या कोई डायग्राम देखेंगे तो हमें ये जो रेडियो वेव्स, गामा रेज, इंफ्रारेड, एक्स रेज, ये जो हमें मिली हैं, तो हमने इनको किस बेसिस पे नाम दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सारी की सारी चीजें फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे होती है। ऑल्दो हम उसको जाके आगे जाके वेवलेंथ से भी कर सकते हैं, बट वो एक ही चीज है, पर मेन हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब कई बोलेंगे कि सर क्या ये जो आप 7 वेव्स कह रहे हो क्या ये अलग अलग आती है? नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही आती है। मानो आपके सामने मैं बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसी के अंदर ये सब सातों के सातों होंगी। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो ये सातों की सातों इसके अंदर होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ये अलग वेव है, ये अलग वेव है, ये अलग वेव है, नहीं, ऐसा नहीं होता। शार्पली दे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बेसिकली मिक्स भी हो सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि हम वो थोड़ा सा कहते हैं ना, ओवरव्यू कह के कह देते हैं कि हाँ यहाँ तक इस रेंज में ये वेव रहेगी, इस रेंज में ये वेव रहेगी, इस रेंज में ये वेव रहेगी, तो हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे। हम नहीं बोलेंगे कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये वेव रहती है, नहीं, ये फिक्स नहीं कर सकते, हम एक रेंज दे देते हैं। तो जब रेंज दे देते हैं तो हम शार्पली उनको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यह शार्पली हम नहीं करते हैं, बट हम एक रेंज दे देंगे। उस रेंज से हम बता देंगे कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर रेंज में है, दैट मीन्स क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी वेव है वो कौन सी है, उसका टाइप क्या है। तो हम यहाँ पर रेंजेस से खेलेंगे, ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी है। नाउ द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड रफली ऑन हाउ द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड और डिटेक्टेड। तो बेसिकली रफली हमने क्या है कि कैसे वो वेव बनती है और कैसे वो डिटेक्ट होती है, तो वही सारी चीज है। वी ब्रीफली डिस्क्राइब दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पर आपने बोला सर वेवलेंथ कैसे आ गया? हम तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको क्या बोला? फ्रीक्वेंसी से बोलो या वेवलेंथ से बोलो, बस थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बट अब हम आगे जाके क्या करने वाले हैं? हम आगे जाके इन 7 वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके समझेंगे कि कौन सी वेव जो होती है वो क्या करती है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी रेंज क्या है ना, किस तरीके से इसका ये इवॉल्व हुई है, कहाँ पर इसका प्रैक्टिकल यूज है, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है? तो यही चीज हमें एनसीईआरटी एक बैकग्राउंड पहले दे रहा है स्पेक्ट्रम समझाने से पहले। अब आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे और ये चैप्टर खोलेंगे और जब ये स्पेक्ट्रम वाला पर्टिकुलर टॉपिक खोलेंगे, तो आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा, और डायग्राम देख के हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं ये डायग्राम क्या है। अब डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझना है कि यहाँ पर क्या चीज क्या हमें समझा रही है। आपके सामने यहाँ पर क्या है कि आप मान लीजिए ये हमारे पास एक पर्टिकुलर उसने अलग अलग जो कहते हैं ना कि वेव्स को अलग किया है, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप देखिए गामा रे आ गई, एक्स रे आ गई, एक्स रे के बाद यू अल्ट्रावायलेंट रे आ गई, इंफ्रारेड आ गई, और यहाँ देखो विजिबल आ गई, फिर रडार और माइक्रोवेव एक ही है, माइक्रोवेव आ गई, और यहाँ पर हमारी रेडियो वेव आ गई। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल हमारी 7 वेव हो गई। अब ये 7 वेव को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, कैसे आप समझना। देखो गामा रे के बारे में अगर आप देखेंगे, देखिए इस तरफ स्केल जो चल रही है, चल रही है फ्रीक्वेंसी की, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो डायग्राम है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए कि कौन सी जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कौन सी वेव उसकी वेवलेंथ कम है। अच्छा, इस पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या फर्क है या दोनों में क्या रिलेशन है ना। वैसे हम ये क्लास 11 के अंदर जब हम वेव्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम ये चीज समझते हैं कि क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, क्या है हमारा वेवलेंथ। तो अगर इसको शॉर्ट में समझे तो देखिए ये समझना, मान लो हमारे पास एक वेव है, एग्जांपल ले रहा हूं अभी मैं, मान लेते हैं हमारे पास एक वेव है, इसको मैं बोलता हूं वेव ए, और एक है हमारे पास दूसरी वेव, तो ये है हमारी वेव बी। अब अगर मैं बोलूंगा दोनों वेव में डिफरेंस क्या है, दोनों वेव आगे चल रही हैं, राइट साइड चल रही हैं, तो अगर आप देखेंगे वेवलेंथ क्या होती है, तो वेवलेंथ होती है किसी भी दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये वेवलेंथ है और यहाँ पर ये वेवलेंथ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सर वेवलेंथ असल में हमें ये बताती है कि कोई वेव की लेंथ कितनी है। अगर इन दोनों में आप देखेंगे तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब ये लेंथ में बड़ी है वेव, ठीक है, समझ में आ गया। बट सर फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल है,
आपको मैं बोलता हूँ एक ये वेव है, ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल अच्छा लेते हैं, और एक ये वेव है, ठीक है। अब आपको फिजिकली इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? पहली चीज आपको ये देख रहा है कि अगर मैं आपको बोलूं वेवलेंथ ज्यादा किसकी है, तो देखो इसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ सिर्फ इतनी है, तो देख के पता चल रहा है कि सर वेवलेंथ जो है ये लेट्स से ये ए वेव है और ये बी वेव है, तो ए वेव की क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है बी से। बट अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आइडिया ले लो, मान लेते हैं कि एक सेकंड के अंदर इसमें से 1 2 3 4 5 6 ये 6 वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, बट यहां से सिर्फ 1 2 3 निकल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर अगर हम बोलें ज्यादा किसकी है, जिसके वाइब्रेशंस ज्यादा है, मतलब उस पर्टिकुलर लेंथ में, तो यहाँ के इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो ये रिलेशन बहुत काम आएगा समझने के लिए, ताकि जब हम वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे या फिर उसका हम क्लासिफिकेशन समझेंगे, तो आपको अगर बोलेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिस पर्टिकुलर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अब यहाँ पर आ जाइए डायग्राम पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्केल दी गई है ये फ्रीक्वेंसी की दी गई है, यहाँ पर जो स्केल दी गई है ये वेवलेंथ की दी गई है इन सेंटीमीटर। यानी कि ये कौन सी स्केल यूज कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर की स्केल यूज कर रहे हैं और ये हर्ट्ज की यूज कर रहे हैं। अभी आप थोड़ा इसको भूल जाइए, ये एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, इधर आते हैं। अब देखिए सबसे पहले ऊपर कौन सी वेव लिखी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। यहाँ लिखा हुआ है गामा, सबसे पहले है गामा रेज, फिर आता है एक्स रेज, क्या आता है, एक्स रेज, फिर आता है हमारा यूवी, कौन सा आता है, यूवी रेज, ठीक है, देखो सारे मैं लिखता रहता हूँ। फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड रेज हो गई। अच्छा सॉरी, बीच में हमारी विजिबल आएगी। इन्होंने बेसिकली ये विजिबल क्यों बताई, मैं उसके ऊपर बात करूंगा आगे जाके, अलग से क्यों बताया है, क्योंकि विजिबल के अंदर भी अलग अलग कलर्स होते हैं। विजिबल रे हो गई, देन हमारी इंफ्रारेड रे हो गई, ठीक है। फिर अब अगर हम देखें तो इसके अंदर माइक्रोवेव हो गई या माइक्रो रे हो गई, है ना। फिर इसके नीचे आ जाओगे तो रेडियो वेव हो गई। तो कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं आप रैंडमली किसी को कहीं भी लिख देंगे, वो डिपेंड करता है कि आप सीक्वेंस किस हिसाब से बना रहे हो, इसलिए मैं आपको वो समझा रहा हूँ, समझना। अभी ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, आप देख सकते हैं इन्होंने एक रफली रेंज बनाई है, बिकॉज एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा, आगे जाके दूसरे डायग्राम में आपको बताऊंगा कि जो गामा रेज होती है वो रफली इतनी रेंज में होती हैं, एक्सरे इतनी रेंज में होती हैं, यूवी इतनी रेंज में होती हैं, है ना, माइक्रोवेव इतने में होती हैं, ये बहुत छोटी रेंज में होती हैं, विजिबल लाइट, है ना। रेडियो वेव की रेंज आप देख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट बने हुए हैं ना, तो ये रेंज बता रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ ये ऑर्डर क्या है, अगर मैं ऐसे एरो बनाता हूँ नीचे की ओर, इसका क्या मतलब है कि ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की है, देन एक्सरे की है, थर्ड नंबर पे यूवी है, देन विजिबल, देन है ना इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। तो आपका ये जो ऑर्डर है ये हमारा कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। डिक्रीजिंग का मतलब है ऊपर से बढ़ता हुआ फिर धीरे धीरे ये कम हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले सेकेंड लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी किस वेव की होती है, सो यू विल कम हियर एंड से एक्स रेज। फिर आपसे बोल देगा सबसे सेकेंड लास्ट लोवेस्ट किसकी होती है, सो यू विल से माइक्रोवेव, है ना। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम काम करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, ये है कि यहाँ पर ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये है फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग का, बट जैसा कि मैंने आपको बोला फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के अपोजिट काम करती है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके का एरो बना दूं, सेम ये चीजें हैं बट ये एरो बना दूं किसका, वेवलेंथ का, तो जो फ्रीक्वेंसी के साथ हुआ है जस्ट उल्टा वेवलेंथ के साथ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको वेवलेंथ की टर्म में पूछे तो सबसे कम वेवलेंथ गामा की और सबसे ज्यादा किसकी, रेडियो वेव की। तो जस्ट उल्टा होता है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आपसे बोल दे कि किस वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो अगर आपको बोले वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जो कि क्या है, रेडियो। बट अगर आपसे बोले किसकी जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो भी रेडियो वेव। बट अगर बोल दे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो गामा रेज। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। तो आप देख भी सकते हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी की स्केल है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी रेंज देखो ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम है। देखो 10⁻⁻15 से -10। तो आपको ये डायग्राम एक बार देखना है, रेंज याद नहीं करनी है, बिकॉज आगे एंड में जाके मैं आपको एक टेबल भी बताऊंगा, उस टेबल पर आपको एग्जैक्ट बता दूंगा रेंज कितनी है। ये सिर्फ डायग्राम आपको समझाने के लिए कि ये स्पेक्ट्रम कैसे आपको दिखता है, ठीक है।
अब ये जो विजिबल आपको दिख रही है ये 4th नंबर पे आती है, विजिबल जो होती है ये आपके 4th नंबर पे आती है। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, वैसे हम आगे जाके ये रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, बट ये समझना यहाँ पर जरूरी है कि इन 7 वेव में से एक ही वेव हमें दिखती है। हम ह्यूमंस को सिर्फ एक ही वेव दिखती है, बाकी 6 वेव्स हमें विजिबल नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे सर मैं रेडियो वेव भी देख सकता हूँ, है ना, माइक्रोवेव भी देख सकता हूँ। ऐसा होता था माइक्रोवेव्स में हमारी वेव्स दिखती, है ना, हमें रेडियो के हमें सिग्नल्स दिखते थोड़ी है हमें, ये सब क्या होते हैं, हमें दिखते ही नहीं है। तो इसका मतलब इन 7 में से सिर्फ एक ही दिखता है, तो वो हमारा विजिबल होता है। और उस विजिबल के अंदर हमारे टोटल 7 कलर होते हैं। ये आपने पहले भी सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, है ना। तो विबग्योर जो 7 कलर होते हैं वो इस विजिबल रे के अंदर होते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर वेव के अंदर ये 7 कलर अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर और सब डिवीजन हो गए, किसके अंदर, विजिबल के अंदर। कई जगह देखो माइक्रोवेव रडार वेव साथ लिखी है, क्योंकि लगभग ये सेम ही होते हैं। टेलीविजन वेव, रेडियो वेव लगभग ये सेम ही होते हैं, तो इसको एक मैंने साथ साथ आपको लिखा है। ऐसा नहीं है कि आप इनको अलग वेव मान लीजिए, बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी ऑल अराउंड सेम होती है, तो ये ग्रुप करके यहाँ पर लिखी है। बट हम टेलीविजन वेव्स नहीं कहते हैं, हम ज़्यादातर रेडियो वेव्स ही कहते हैं, और हम रडार वेव नहीं कहते हैं, हम माइक्रोवेव ही कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ा बहुत इनमें अंतर है, इसलिए इनको हमने क्लब किया है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का स्केल हो गया, ये हमारा वेवलेंथ का हो गया, और ये हमारी एनर्जी का हो गया। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप देखेंगे ये आपको रेंज दी हुई है, रेंज का ध्यान रखना, ये आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट बनाया हुआ है दैट विल बी योर रेंज। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, गामा की, और सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव की। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको टेबल, आई होप डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक और वर्जन है आपको जो बुक में दिखेगा, वो भी एक सिंपल है और बहुत समझने वाली चीज है। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, यहाँ पर ये वेवलेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वेवलेंथ। बट ये सारे जो वेवलेंथ यहाँ पर आपको दिए हुए ये इन टर्म्स ऑफ मीटर दिए। पहले जो मैंने आपको स्केल दिखाई दैट वाज इन सेंटीमीटर, तो फर्क है दोनों में, समझना। अब यहाँ पर आप देखिए इसने वेव भी बनाई है। अब आप खुद देखिए ये वेव जो है पहले ऐसे थी, धीरे धीरे इसकी लेंथ कम हो रही है। आप खुद देख सकते हैं ये वेव पहले लेंथ ज्यादा थी ना, अब धीरे धीरे लेंथ कम हो रही है। आप खुद चेक करिए ये लेंथ धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वेवलेंथ कम हो रही है, यानी कि अगर आप ऐसे जाओगे तो आप देखेंगे वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग बट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। तो वही चीज होगी ना, अगर आपसे बोले सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, यू विल से रेडियो वेव, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव। वहीं पर गामा जो हमारा है ये सबसे कम जिसकी वेवलेंथ होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको देखो ये इन्होंने वेव के फॉर्म में भी समझाया है। और जहां पर हम इस रेंज में आ जाते हैं जो कि हमारा क्या है, विजिबल रे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज है, माइक्रोवेव की एक रेंज है, इंफ्रारेड की है, विजिबल की है, यूवी की है, एक्सरे की है, गामा की है। तो उसमें एक यूवी रे भी आती है, सॉरी विजिबल रे भी आती है। उस विजिबल रे में भी हमारे सारे कलर के स्पेक्ट्रम होते हैं जो कि विबग्योर होते हैं। इसके बाद डिटेल में हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कलर्स के बारे में। बट आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो जो आप फ्रीक्वेंसी के लिए ऑर्डर रखेंगे जस्ट उसका उल्टा वेवलेंथ के लिए भी आप यूज करेंगे। तो ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें वैल्यू कैसे याद होगी, नहीं याद नहीं करनी है, एंड में मैं आपको टेबल बताऊंगा। इवन एनसीईआरटी में आपको एंड में एक टेबल दिख जाएगा, उस टेबल में आपको जो रेंज दी होगी वो रेंज समझना, डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगा कि सर वो रेंज क्या है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग वेव्स होती हैं, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम जिस वेव के बारे में बात कर रहे हैं दैट विल बी अ रेडियो वेव। अभी तो हम रैंडमली कोई भी वेव ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, तो अभी हम बॉटम से स्टार्ट करते हुए ऊपर जाएंगे। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियो वेव। याद आ गया, सबसे ऊपर गामा, नीचे रेडियो। तो रेडियो जो होती है, याद करो, देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, रेडियो वेव सबसे नीचे होती है, बट किस रेफरेंस में, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा पर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बट इसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर वेवलेंथ ज्यादा होने से या कम होने से हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है इट कैन ट्रेवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, तो हमने उसका भी फायदा उठाया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम एनर्जी की बात करें, फोटोन एनर्जी की बात करें, तो वो सबसे कम इनकी होगी क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है।
तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है, वाइब्रेशन कम है, सो E इक्वल्स टू एच म्यू से अगर आप देखेंगे, आइंस्टाइन की इक्वेशन से देखेंगे, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे वो भी, उसके हिसाब से देखेंगे तो एनर्जी सबसे कम रेडियो वेव की होती है। बट इनकी खासियत क्या है, ये दूर तक ट्रेवल करती है। अब देखिए एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या बातें करी हैं। रेडियो वेव्स, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स में और रेडियो क्या होता है हम जानते ही है ना। आजकल तो चलो रेडियो इतने यूज नहीं होते, बट पुराने जमाने में बहुत लोग रेडियो सुनते थे। तो अगर आपने भी कभी रेडियो देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और जो रेडियो देखा तो क्या बेसिकली सुना हो या आपने देखा हो कोई यूज कर रहा है, अभी तो आजकल कार्स में काफी होता है बट बहुत रेयर हो गया। आप तो चलो ठीक है, एक इनबिल्ट सिस्टम आता है, बट पुराने जमाने में पूरा का पूरा एक कह सकते हो ना आप, पूरा एक सेटअप होता है, इतना बड़ा एक मशीन जैसा होता है। तो वो आपने देखा होगा, जरूर वीडियो को लाइक करना, और अगर सुना हो तो बिल्कुल शेयर भी कर देना, ठीक है। तो वो जो रेडियो होते हैं, आपने कभी सोचा होगा सर ये रेडियो चलते कैसे हैं। हम उसको ऐसे गोला सा होता है कुछ, उसको घुमाते हैं और वो ऐसे करते हैं कि ये चैनल है 92.7, है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 87, है ना, फिर ऐसे करते हैं, उसमें एक रेंज होती है। तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। आपने कभी अपने पेरेंट्स से या किसी अपने फोर फादर सुना होगा कि यार वो फ्रीक्वेंसी पे लगा दे, वहाँ पर वो चैनल आता है। आपने सुना होगा 92.7 बिग एफएम, ऐसे करते करते ना, 92.7 वो क्या बोल रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर ट्यून कर लेंगे तो आपको आपके सिग्नल मिल जाएंगे, और जिससे आप हमारे सिग्नल से आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम जो यहाँ से चलाएंगे सिग्नल देंगे वो आपको मिलेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से होता है, आगे समझते हैं हम। सो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। ये तो बेसिकली सभी के लिए होगा, बिकॉज अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज से ही बनेगी। तो कोई भी वेव अगर आप ले लो, है ना, साथ के साथ वेव अगर आप ले लो, सबके सब एक्सेलरेटेड मोशन से ही बनेगी चार्ज के। तो ऐसा जिसमें कुछ नया नहीं है। यहां पर आते हैं, दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि इनका यूज जो होता है हम वो किसके अंदर करते हैं, रेडियो और टेलीविजन के जो कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल ट्रांसफर होता है, उसके अंदर करते हैं। आपने देखा होगा कि जो टाटा स्काई है उसमें कैसे हम काम करते हैं, कैसे सैटेलाइट से सिग्नल हाँ हमारे छतरी तक आता है, उस डिश से आता है, वापस जाता है, राइट। तो आपने ये चीज देखी होगी, डिश से आके टकरा के जाता है, राइट, इसलिए हम डिश को हिसाब से सेट करते हैं। तो वो सिग्नल जो आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, हमें दिखते नहीं है, वो इनविजिबल है, हमें वो सिग्नल दिखेंगे, रेडियो वेव हमें दिखेंगी नहीं, बट वो सिग्नल्स तो है ना। दैट मीन्स दे हैव सम पावर, दे हैव सम एनर्जी। तो वही चीज यहाँ पर ये है कि सारा टेलीकम्युनिकेशन जो रेडियो में होता है, टेलीविजन में होता है, उनके सिस्टम्स में होता है, वो सिर्फ रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। नाउ दे आर जनरली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 50 किलोहर्ट्ज टू अबाउट 1000 मेगाहर्ट्ज। अब यहाँ पर आती है आपकी रेंज, तो ये आप चीज याद कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इनकेस कभी शॉर्ट क्वेश्चन, रेयर है वैसे आ जाए कभी, कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर रेडियो वेव्स, तो आप इसको जरूर याद करेंगे। मैं फिर एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, स्केल्स का यूनिट का ध्यान रखना, ये है 500 किलो हर्ट्ज। थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये है 1000 मेगा हर्ट्ज, ये मेगा है और ये किलो है, फर्क है देखो, ये के और ये एम है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, 500 इंटू किलो होता है 10 टू दी पावर 3 हर्ट्ज, ठीक है। और यहां पर मेगा होता है 10 टू दी पावर 6 हर्ट्ज। तो आप देख सकते हैं रेंज जो है फ्रीक्वेंसी की वो कितनी ज्यादा है। अगर आप, मैं इसको चलो नंबर्स में लिख दूं तो ये है 1 2 3 4 5, इतने जीरो आ रहे हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख। सो टोटल ये 5 लाख हर्ट्ज से लेके कितना है, अब यहाँ पर जीरो आप गिनते रहो, 3 तो ऑलरेडी थे, अब 6 जीरो आ गए, और 1 2 3 4 5 6, इतनी बड़ी रेंज होती है ये फ्रीक्वेंसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक दो नंबर ऊपर नीचे होता है, काफी बड़ी रेंज में होती है। तो अगर कोई मेरी वेव इस पर्टिकुलर रेंज में है, दैट वेव इज नोन एज रेडियो वेव। ये चीज आपको अब समझनी है। तो अगर आप इसको काउंट करते तो करते रहो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना, 1 करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से चलते जाओ। बहुत ज्यादा बड़ा ये रेंज है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये 500 नहीं है, किलो भी साथ में लगा हुआ है, ये 1000 नहीं है, साथ में एम भी लगा हुआ है, मेगा भी लगा हुआ है। तो ये काफी बड़ी रेंज होती है, छोटी मोटी रेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये है हमारी रेंज किसकी, ये है रेंज हमारी रेडियो वेव की। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ। याद करो, रेडियो हमारा लिस्ट में सबसे एंड में आया था, बट किसकी टर्म में आया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना देख के कि सर ये तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, नहीं नहीं, अभी तो ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेंज की बात हम कर रहे हैं। अभी आगे जाके आप देखो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात हम करेंगे। अब बात आगे आती है एएम। अच्छा, अभी एएम के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है ना, हमें अभी बताया गया है, तो हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आपने सुना भी होगा।
जब हम बेसिकली जब रेडियो चलाते हैं तो हमें FM AM दो ऑप्शन आते हैं। आप आज ही जाके चेक जरूर करना, अगर आपके कार में रेडियो है तो वहां पर AM का भी ऑप्शन होता है, FM का भी होता है। तो बेसिकली दो तरीके के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। तो वो जाके हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे एंड में। बट अभी आप ये समझ लो जैसे दो तरीके के मॉड्यूलेशन होते हैं, जहाँ के मतलब बेसिकली आप कह सकते हो बैंड्स होते हैं, बस ये आप समझ लीजिए। अभी शॉर्ट में अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो दो तरीके के होते हैं, एक AM होता है, एक FM होता है। FM के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो जो AM होते हैं बैंड इज फ्रॉम दिस किलोहर्ट्ज टू दिस किलोहर्ट्ज। अब जैसे ये तो हमने बड़ी कैटेगरी बता दी, इस बड़ी कैटेगरी में भी अगर AM बैंड की बात करता हूं तो उसकी रेंज होती है हमारी 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ तो किलो ही है बट स्टिल रेंज इज वेरी बिग। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है इसमें। हायर फ्रीक्वेंसीज अप टू 50 मेगाहर्ट्ज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड्स। अब होता क्या है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, ध्यान रखना ये मेगा है यानी कि 10 टू द पावर 6 है, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 54 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज से ज्यादा है, अप टू यानी कि इस तक है, सॉरी हायर फ्रीक्वेंसीज अप टू, अगर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसके आसपास है, देन दे आर यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड। तो वो शॉर्ट वेव बैंड्स के लिए यूज होती है और जो शॉर्ट वेव बैंड्स होते हैं वो टीवी के लिए काम में आते हैं। सो टीवी वेव्स की जो रेंज होती है वो स्टार्टिंग होती है 54 से लेके कितना 890 तक। अब बात देखो ये FM की भी आ गई है। द FM जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, रेडियो का वो बैंड है जो एक्सटेंड कहां से करता है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। अच्छा आप देखना रेंज का ध्यान रखना, रेंज मेरी मैक्सिमम कितनी थी 1000 मेगाहर्ट्ज, बट ये कितना है इसका मैक्सिमम 1710 किलोहर्ट्ज। और यहाँ पर देखिए ये कितना है सिर्फ और सिर्फ 108। तो ये शॉर्टर फ्रीक्वेंसी हो गई ना, तो ये उनके लिए FM में काम में आता है। फिर आता है सेलुलर फोन यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। अब जिस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर हमारी वॉइस ट्रांसफर होती है ना फॉर्म ऑफ सिग्नल, जब हम फोन पे बात करते हैं हमारी आवाज यहाँ से कितनी दूर तक, इवन आजकल तो कनाडा USA के अंदर हम कितना भी आउट ऑफ स्टेशन हो, कितना भी आउट ऑफ कंट्री हो, तभी हमारी वॉइस बिना लैग के अगले के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर भी तो सिग्नल है। अब ये जो सिग्नल होते हैं ये हाई बैंड होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं, इसलिए इसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड बोलते हैं, जहां से हम फोन के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपने देखा बेसिकली यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस शॉर्ट में समझना है कि कौन सी वेव होती है, उसकी रेंज क्या होती है। उसके अंदर भी हमने देखा AM होता है, FM होता है, टीवी का एक बैंड होता है और एक वॉइस को सेंड करने का बैंड होता है। ठीक है, तो इनके आपको थोड़े बहुत डेटा आप देखना चाहो देख लेना, बाकी इतना नहीं है कि आपको एक एक डेटा पूछेंगे। बट हाँ, रेडियो वेव की आप फ्रीक्वेंसी की रेंज जरूर याद कर लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब सेकेंड वेव की बात करते हैं। सेकेंड वेव हमारी कौन सी आती है, माइक्रोवेव। देखो हमारा जो ऑर्डर यहाँ पर चल रहा है, देखो ऑर्डर को हमें मिस नहीं करना है। अब देखो नीचे से स्टार्ट कर रहे थे रेडियो वेव, अगली कौन सी आएगी, माइक्रोवेव। तो देखिए अगली हमारी कौन सी आ गई है, माइक्रोवेव। तो जैसे माइक्रोवेव आ जाती है तो आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए कि सर हमने जो वो लेंथ देखी थी, है ना, इस हिसाब से देखा कि ये फ्रीक्वेंसी कम होने की रेंज है। तो सबसे नीचे रेडियो था, इससे ऊपर क्या था, माइक्रो। तो अगर मैं बोलूं रेडियो और माइक्रो में सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी में अगर बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट इसकी वेवलेंथ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ कम है। बट इसकी फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरिजन में कम है बट इसके कंपैरिजन में वेवलेंथ ज्यादा है। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही आ जाना चाहिए कि ये सेकंड लास्ट पे आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो से कम नहीं हो सकती, इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो से ज्यादा है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा। तो मैक्सिमम मिनिमम तो याद रखना ही रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, अच्छा अब आते हैं माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। अब यहां मत कंफ्यूजन करना कि सर ये तो शॉर्ट वेवलेंथ है, नहीं, ये बात कर रहा है कि रेडियो वेव के और इसके कंपैरिजन में हम इसको बोलते हैं कि ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स है। यानी कि अगर आप रेडियो वेव की वेवलेंथ को कम कर दोगे सो दैट विल बिकम माइक्रोवेव, बिकॉज वेवलेंथ की टर्म में तो रेडियो ज्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ अगर हम कम करेंगे सो वी विल मूव टू द माइक्रोवेव, है ना। तो माइक्रोवेव जो होती है उसको हम शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स ही बोलते हैं। ठीक है, चलता है, बट ये थोड़ा सा मेन काम है। फ्रीक्वेंसीज इन द गीगाहर्ट्ज। अब देखिए गीगाहर्ट्ज में आ गया है। यू नो व्हाट इज गीगाहर्ट्ज? गीगाहर्ट्ज इज 10 टू द पावर 9। कहां हम पहले मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे थे 10 टू द पावर 6,
तो आपको क्या लगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? नहीं नहीं नहीं, अब तो फ्रीक्वेंसियां बढ़ेगी क्योंकि वो सबसे लोवेस्ट था, अब हम चलेंगे धीरे धीरे ऊपर। तो आप देख लीजिए इसकी जो रेंज है वो गीगाहर्ट्ज में आएगी, ठीक है। तो गीगाहर्ट्ज समझ लो 1000 और गुणा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये जो वेव्स होती है ये कैसे बनती है? अच्छा, पिछली जो वेव्स थी वो कैसे बनी थी? सिंपल सा आपको ये ध्यान होना चाहिए कैसे वो बनती है। तो वो बनी थी विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑफ जो हमारे चार्जेस होते हैं, वैसे सारे उसी से बनते हैं बट सेटअप अलग अलग होते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या यूज किया था? एक स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था। अलग अलग नाम है ना, काइलस्ट्रॉन्स हो गए, है ना, मैग्न्यूट्रॉन्स हो गए एंड गन डायोड्स हो गए। तो ये इतना डिटेल में नहीं जाना कि ये क्या क्या चीजें होती है, बट सिंपली समझ लो एक स्पेशल वैक्यूम ट्यूब थी, उसकी हेल्प से हम ये वाली वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम एंड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है क्योंकि आपको हर एक वेव का एप्लीकेशन पता होना चाहिए कहां वो यूज होता है। जैसे रेडियो वेव, नाम से वो चल रहा है रेडियो, तो वो कहां यूज होगा? रेडियो वेव्स आर प्राइमली यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन एंड कम्युनिकेशन। अब माइक्रोवेव नाम सुन के अभी आप समझना ये मत कि नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, वैसा है यहाँ पर नाम से आपको ये लग रहा है माइक्रोवेव है तो घरों में जो माइक्रोवेव होता है सिर्फ वही यूज होती है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आऊंगा माइक्रोवेव पे भी आऊंगा, बट आप देखो ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, ये रडार सिस्टम में भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ, इनकी कम वेवलेंथ होने के कारण, अब आप बोलेंगे सर ये बहुत छोटी वेवलेंथ है क्या? नहीं नहीं, किसके कंपैरिजन में? रेडियो वेव के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम वेवलेंथ है। सबसे कम तो हमारे गामा भैया की है। दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। रडार आल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द स्पीड गन्स यूज्ड टू टाइम फास्ट बॉल्स, टेनिस सर्व्स एंड ऑटोमोबाइल। आपने देखा होगा ना वो टेनिस खेलते हैं तो स्पीड गन्स लगी होती है, क्रिकेट में भी लगी होती हैं जो बहुत तेज से स्पीड्स को बॉल को फेंकती है, राइट। तो बेसिकली उस जगह पर ये चीजें काम आती है जहां पर भी हम रडार यूज करते हैं या स्पीड गन्स यूज करते हैं, है ना, तो उस जगह पर हमारी ये वाली जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है इसका यूज होता है। माइक्रोवेव्स ओवन्स आर एन इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ दीज वेव्स। बट जैसा कि मैंने बोला माइक्रोवेव का नाम सुनते ही एक ही चीज याद आती है, माइक्रोवेव। सर हमारे घर में माइक्रोवेव है तो क्या इसका कुछ उसका रिलेशन उससे है क्या? ये इसका रिश्तेदार है क्या? हाँ बिल्कुल रिश्तेदार है, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव आई कहाँ से है? और माइक्रो आई जो आई है उसका नाम माइक्रोवेव कैसे पड़ा? घर में जो हम लगा रहे हैं वो माइक्रोवेव ओवन जिसको हम बोलते हैं, कभी सोचा है माइक्रोवेव कहाँ से आई? अरे नाम में ही लिखा है वेव है, कभी सोचा ही नहीं सर। हमने लगा एक ऐसी मशीन है उसका नाम रख दिया माइक्रोवेव। नहीं, ऐसा नहीं होता। माइक्रोवेव का नाम उसके वेव के नाम पे रखा है ना कि ऐसे रैंडम रख दिया, बिकॉज उसका नाम है माइक्रोवेव। तो ये चीज ध्यान रखना, वेव आ रही है तो यहाँ पर वेव के नाम पे उस मशीन का नाम रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक भी यूज इसका होता है। लो आगे आपका माइक्रोवेव। नाउ इन सच ओवन्स द फ्रीक्वेंसी। अब ये माइंड में हमारे कई बार आता होगा सर ये क्या है, माइक्रोवेव क्या है? आज हम माइक्रोवेव के अंदर खाना रखते हैं, खाना गर्म हो जाता है, ऐसा क्या हो रहा है माइक्रोवेव के अंदर? और कई बार हम कोई फॉइल रख देते हैं, कोई मेटल रख देते हो, सर डर लगता है। कई बार हमें ऐसे बोलते हैं घर वाले पेरेंट्स की सर कि इसमें अगर तुमने कोई मेटल वाली चीज रख दी तो हो सकता है माइक्रोवेव फट जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। कई बार हमें बोलते हैं ना, जो माइक्रोवेव यूज करते हैं बच्चे उनको पता होगा कि ये चीज तो पहली है, मस्ट है। माइक्रोवेव घर में आया तो पहली चीज तो यही बोलते हैं, नो मेटल, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कढ़ाई में सब्जी बनाई और कढ़ाई को डाल दिया, नहीं। माइक्रोवेव के अलग से यूटेंसिल्स आते हैं। आपने देखा होगा यू कैन हीट अप और वार्म अप द, जो भी आप खाना बना रहे हैं, है ना, वो आप ग्लास के जो होते हैं उसमें आप कर सकते हैं, बर्तन में। इवन अलग से एक हार्ड प्लास्टिक आता है वो होता है, तो उसके अलग मटेरियल्स आते हैं। आपने देखा ही होगा भैया माइक्रोवेव तो आजकल एक कहते हैं ना बेसिक घर का जो अप्लायंसेज है उसमें आता है। तो माइक्रोवेव का हम पता ही है जो यूज करता है सबसे पहला ही बेसिक रूल होता है नो मेटल। बट आज हम ये समझेंगे क्यों मेटल, क्यों नहीं, वाई नॉट मेटल। दूसरा ये है कि खाना गर्म कैसे होता है इसमें, कोई भी चीज मैं रखता हूँ वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्या होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, खाना गर्म हो रहा है बट सर बर्तन गर्म नहीं हो रहा है। ये भी चीज आई थिंक बहुतों ने नोट करी होगी कि सर जब हम माइक्रोवेव में कोई चीज रखते हैं और जब हमने उसको बाहर से हाथ लगाया, अरे वाह हलवा बनाया, ठंडा ठंडा हलवा था, रखा उसको माइक्रोवेव में, बाहर निकाला, अरे यार मैंने उसको हाथ लगाया, अरे मैंने कहा यार ये तो गर्म ही नहीं हुआ। बट असल में जब मैंने हलवे पे हाथ लगाया तब पता चला कितना गर्म था। ये भी होता है, कई बार हमारे जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो गर्म नहीं होते और अंदर का खाना गर्म हो जाता है। तो वो क्या रीजन है? तो ये तीन जो डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं, इनके बारे में ही एनसीईआरटी ने भी हमें बहुत अच्छे से समझाया। तो हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे।
पर सबसे पहला डाउट ये आता है कि सर इसमें खाना गर्म होता कैसे है, तो उसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। मान लेते हैं कि आपने एक माइक्रोवेव लिया, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर इस तरीके से आपने देखने लगे होगा, ये प्लेट होती है, ये घूमती है, इस साइड पे भी होता है, और इसके अंदर बेसिकली ये वेव्स चलती हैं, है ना। हमें दिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली आपको लगेगा वेव दिख रही है, हमें जाती हुई नहीं। वेव्स आर नॉट विजिबल, मैंने आपको पहले ही बताया, 7 में से सिर्फ एक ही वेव दिखती है जो कि विजिबल है, नाम से विजिबल लिख रहे हैं ना, बाकी कोई वेव हमें नहीं दिखती। अब ये माइक्रोवेव जो हम इसमें से बनाते हैं, जो इसकी एक फूड के ऊपर से जाती है, तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। बिल्कुल सर, फ्रीक्वेंसी तो होगी, अगर माइक्रोवेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब जो खाना आपने रखा है, आप कितना भी कोशिश कर लो, उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट तो होता ही है। एग्जैक्ट 100% ऐसी कोई फूड नहीं है जिसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं है, और पानी की वजह से ही खाना गर्म होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस पर्टिकुलर केस में आप मान लो आपने दाल रखी, आपने रोटी रखी, आपने चावल रखे, तो ऐसी कोई चीज इसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं हो, सब में वाटर कंटेंट होता है। अब होता क्या है कि माइक्रोवेव जो होते हैं, अच्छा वाटर जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी लगातार वाइब्रेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर के मॉलिक्यूल्स दे ऑलवेज वाइब्रेट। अब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है, तो हम इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को वहां सेट करते हैं कि वो वाटर के ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच कर ले। और होता तब है हमारा मेन काम जब हमारा रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है। याद करो, रेजोनेंस क्या होता है, जब हमारे फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच कर जाती है तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, आपकी एनर्जी राइज हो जाती है, आपकी एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर यही हुआ है कि उस माइक्रोवेव की जो एनर्जी है दैट विल ट्रांसफर टू द फूड और द वाटर, और वाटर गर्म हुआ तो वो आगे से आगे अपने सारे पार्टिकल्स को गर्म करता रहेगा। आप अगर एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको एक अलग से सब सेक्शन दिखेगा, उसमें माइक्रो जो ओवन है उसके बारे में अच्छे समझाया, मैंने भी वो लिया है ताकि आपको एक बार पढ़ के मैं जरूर समझा दूंगा, बट जो मैंने अभी आपको बात बताई है एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है। अब चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इन सच ओवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इज सेलेक्टेड, हमने माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर, आ गया ना रेजोनेंट वर्ड, water molecule, so that energy from the wave is transferred effectively to the kinetic energy of the molecules। यानी कि हम उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं। याद करो, गैसेस के अंदर जब हम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो बेसिकली हमारा आप कह सकते हो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आज अगर मैं बोलता हूं कोई गैस गर्म है, कोई वाटर गर्म है, इसका क्या मतलब, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो जब वेव्स की एनर्जी उन वाटर में जाती है तो वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसका मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। वही चीज यहां पर बता रहे हैं, दिस रेजेस द टेम्परेचर ऑफ एनी फूड कंटेनिंग वाटर, तो कोई भी फूड जिसमें वाटर कंटेन है वो चीज गर्म हो जाएगी। अब जो हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर पूरा एक सब सेक्शन आपको दिखेगा, नीचे को लिखा है माइक्रोवेव ओवन के बारे में। अब आप चाहे तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं, अब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ पर ये ओवन के बारे में क्या समझाया। माइक्रोवेव बेसिकली इसी की बात कर रहा है। अब उसमें वो सारे डाउट्स है जो मैंने आपको पूछे, खाना गर्म कैसे होता है वो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड डाउट जो हमारा था कि सर बेसिकली हम मेटल का कोई यूज क्यों नहीं कर सकते। थर्ड हमारा जो मेटल की प्लेट है वो गर्म क्यों नहीं होती, मेटल का जो यूटेंसिल है, वो सारे डाउट्स इसमें है, सारे मतलब आंसर्स इसमें है, ठीक है। नाउ सी द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन कंटेन्स अ पार्ट ऑफ नोन एज माइक्रोवेव। चलो जानते हैं एक माइक्रोवेव नाम की भी एक रेडिएशन होती है। ये वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है एंड एनर्जी होती है स्मॉलर देन द विजिबल लाइट एंड वेवलेंथ लार्जर देन। ये बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये माइक्रोवेव है क्या, बिकॉज ये सब टॉपिक आपको उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है कि ये चीज आपको ये बता रहा है कि ये विजिबल वेव से कैसे अलग है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं सर, ये तो हमें पहले ही आपने बता दिया, भूल जाओ इसको, आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ओवन एंड हाउ डज इट वर्क, कैसे ये ओवन काम करता है और कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कुक फूड और वार्म इट। हम चाहते हैं हमारा खाना गर्म हो जाए या फिर वो बन जाए, पक जाए। ऑल फूड आइटम्स सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, सीरियल्स एक्सेट्रा, और सब में वाटर कंटेंट होता है, कंटेन वाटर एज अ कंस्टिट्यूएंट। आप सब जानते हैं हर फूड में कहीं ना कहीं वाटर होता है, तो ऐसा तो कोई फूड नहीं है वाटर का कंटेंट जीरो हो, सब में कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होता है। तो हर चीज माइक्रोवेव ओवन में गर्म होगी। रिमेंबर, हर चीज जो फूड है ना, ऐसा नहीं है कि कल आपको कोई भी चीज डाल दो माइक्रोवेव में, सर ने बोला था गर्म होगी, भैया वो मेटल मत डाल देना, फट जाएगा। अभी मैं सिर्फ खाने वाले की बात कर रहा हूँ, खाने वाली चीज कोई भी डालोगे वो गर्म होगी, बिकॉज हर एक फूड का एक कंसिस्टेंट होता है जो कि वाटर है, यानी कि वाटर से मिलकर वो बनता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट इसका एक होता है। अब आगे समझते हैं कैसे इसके जवाब हमें दिए। नाउ व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से देयर इज अ सर्टेन ऑब्जेक्ट हैज बिकम वार्मर।
अब यहाँ पर आपको पहले बैक स्टोरी बता रहा है कि नॉर्मली हम खाना गर्म कैसे करते हैं। ओवन को भूल जाओ, मान लो आपको मैं बोलता हूँ ये लो दाल, ये ठंडी है, इसको गर्म करना है। आप पहले बर्तन लोगे, बर्तन में दाल डालोगे, फिर ऊपर रखोगे, तो पहले वो बर्तन गर्म होगा, फिर बर्तन गर्म होके वो हीट ट्रांसफर होगी थ्रू कंडक्शन, वो हीट ट्रांसफर होगी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन टू द लिक्विड या जो भी हमारी दाल है, फिर दाल के अंदर कन्वेक्शन के कारण वो सारी हीट का ट्रांसफर होगा और हमारी दाल गर्म होगी। तो ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। वही यहाँ पर ये बोल रहा है कि when the temperature of body rises, the energy of random motion of atoms and molecules increases and the molecules travel to vibrate or rotate with the higher energy। तो इस तरीके जनरली कोई चीज गर्म होती है। The frequency of rotation of water molecule is about this। अब यहाँ पर एक आपको फैक्ट दे रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज नॉट हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज बताया था ना, गीगा 10 to the power 9, तो कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इन वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। इफ वाटर रिसीव माइक्रोवेव्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, अगर पानी को इस फ्रीक्वेंसी की वेव मिल जाती है, इट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन, तो वो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब एब्जॉर्ब करेंगे तो भैया क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी एंड द बॉडी और द वाटर विल स्टार्ट हीटिंग। तो वाटर यहाँ पर हीट कैसे हुआ, वही चीज है जो मैंने आपको बताई, देखिए एनसीईआरटी वही बोल रहा है। दीज मॉलिक्यूल्स शेयर दिस एनर्जी विद द नेबरिंग फूड मॉलिक्यूल्स एंड हीटिंग अप द फूड। फिर वो यहाँ से वो एनर्जी लेते हैं और आगे से आगे वो हीट बढ़ती जाती है। बिल्कुल सर। वन शुड यूज, अब यहाँ पर सुनना जो हमारा सेकेंड डाउट आया था, वन शुड यूज प्रोसिलियन वेसल्स एंड नॉट मेटल कंटेनर्स। प्रोसिलियन मतलब वही हमारा जो माइक्रोवेव के जो यूटेंसिल्स होते हैं जैसे कि हार्ड प्लास्टिक और ग्लास, राइट, बट मेटल कंटेनर्स इन द माइक्रोवेव ओवन, बिकॉज हम इसको यूज कभी नहीं करते। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। रीजन समझना क्या है, बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ गेटिंग शॉक फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। एनसीईआरटी के अंदर हर चीज है, हर एक मर्ज की दवा है, बस आता ही है कि मिलती कहाँ है। तो यही तो हम स्कोरशाला में कर रहे हैं, हम आपको एक एक लाइन को यहाँ पर समझा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज हिडन है। तो हम कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी की, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे और कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप कहीं पर भी मार्क लूज ना करें। बट आपको एक चीज करनी है, क्या, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ तक पहुंच चुके हो तो जरूर लाइक भी कर देना ना, अगर सब्सक्राइब नहीं कर लिया है अच्छी बात है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में भी लिख देना कि सर मजा आ गया, यूजफुल था, जो भी आपका कमेंट था। अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए, अच्छा लगा तो भी बताइए, सभी को वेलकम है, ठीक है। बट जरूर करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें। नाउ तो बेसिकली होता क्या है कि इन मेटल्स के ऊपर चार्ज होता है, तो ये एक्यूमुलेटेड चार्जेस जो होते हैं इनकी वजह से हमें शॉक लगता है, बिकॉज ये चार्ज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो वो चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, तो उसकी वजह से ये शॉक लग सकता है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी एनसीईआरटी ने, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्यूमुलेट उस पे जो चार्ज होते हैं उनकी वजह से शॉक लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और मेटल मेल्ट भी हो सकता है, इतनी हीट बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करें, बड़ा ही मुश्किल काम है, और नहीं करें, बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, और लोगों को भी जरूर बताएं, ठीक है। अब आता है कि द प्रोक्लिन कंटेनर रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड कूल बिकॉज इट्स लार्ज मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट and rotate with such smaller frequencies and thus cannot absorb microwave। जो हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि यार ये खाना तो हमारा गर्म हो रहा है बट बर्तन गर्म क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज जो हमारा दूसरा जो हमारा मटेरियल है, जो कि हमने क्या बोला है ना, पोर्सिलियन जो बोला कंटेनर, वो जो होते हैं वो इतनी तेज वाइब्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं होती है, और सारी फ्रीक्वेंसी कहाँ जाती है, मॉलिक्यूल्स में जाती है। तो ये चीज यहाँ पर हमें दी गई है। Hence, they do not get heated up, जिसकी वजह से वो heated up नहीं होते। Thus, the basic principle of microwave oven is to generate microwave radiation to appropriate frequency in the working space of the oven where we keep food। तो आपको वही चीज वापस बोल रहा है, इसीलिए माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी बनाता है जो खाने को ही गर्म करे, बर्तन को गर्म ना करे। दिस वे एनर्जी इज नॉट वेस्टेड इन हीटिंग अप द वेसल। तो हमारी जो मेन एनर्जी है वो हीट जो है वो खराब ना हो। गैस हमारा जो होता है ना वो खराब होता है जब हम पहले बर्तन को गर्म करते हैं, फिर बर्तन से हीट आगे जाती है, तो वो हमने बीच से स्टेप भी हटा दिया। हमने बोला बर्तन गर्म ही नहीं करना, सीधा खाने पे अटैक करो, ठीक है। इन द कन्वेंशनल हीटिंग मेथड, अब वो ही समझा रहे हैं कि हम नॉर्मली क्या करते हैं। द वेसल ऑन द बर्नर गेट्स हीटेड एंड देन द फूड इनसाइड गेट हीटेड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वही सारी चीजें है ना। इन द माइक्रोवेव ओवन ऑन द अदर हैंड एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड।
तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन किस तरीके से जो हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है वो वर्क करता है और किस तरीके से हमारा खाना गर्म होता है। तो ये हमारी सेकंड वेव थी जो कि थी हमारी माइक्रोवेव। अब चलिए नेक्स्ट वेव की तरफ चलते हैं और जो नेक्स्ट वेव है हमारे पास वो है इंफ्रारेड वेव। ठीक है, अगर हम इंफ्रारेड वेव्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ये दिया गया है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नीचे से हमारी जो थर्ड लास्ट आप कह सकते हैं वो है। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी जो देखेंगे यहाँ पर सबसे कम रेडियो वेव की थी, फिर माइक्रोवेव और फिर हमारा मतलब बेसिकली ये बढ़ता हुआ ऑर्डर आपको दिख रहा है। तो सबसे कम हमारी रेडियो वेव, फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा हमारी माइक्रोवेव, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हमारा कौन सा आएगा, इंफ्रारेड। अब जो इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये किससे प्रोड्यूस होती हैं, ये क्वेश्चन आपको आएगा हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होती है, जो बॉडी हॉट होती है उससे ये इस तरीके की वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती है। अब दिस बैंड लाइज एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी और द लॉन्ग वेवलेंथ एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब देखिए होता क्या है कि जस्ट इससे ऊपर जो होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि आपको पता है 1 2 3 4th नंबर पे आता है हमारा विजिबल, देन 5th आता है हमारा ये, 6th आता है हमारा माइक्रोवेव एंड जो लास्ट हमारा आता है वो आता है रेडियो वेव। तो जो जस्ट हमारे विजिबल के बाद खत्म होता है वो बैंड, जहां मतलब विजिबल जहां खत्म होता है उसके बाद जस्ट ये वाला बैंड स्टार्ट होता है। तो इसीलिए दिस बैंड लाइज एडजेसेंट यानी कि पास में लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। उस विजिबल स्पेक्ट्रम का अगर हम बोले तो जो सबसे जहां पर लॉन्ग वेवलेंथ हमें मिलती है उस स्पेक्ट्रम के जस्ट पास वाला नेबरिंग जो अपन कह सकते हैं वहां से जो बैंड स्टार्ट होता है दैट इज हमारा कौन सा है, इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड हमने कई बार सुना, आगे जाके हम देखेंगे कहाँ ये यूज होता है, बट इंफ्रारेड वेव्स आर समथिंग रेफर्ड एज अ हीट वेव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि विच वेव इज बेसिकली टर्म्ड एज हीट वेव्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड वेव्स जहां पर भी होती हैं बेसिकली इट इन्वॉल्व्स हीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बता रहा है। दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मोस्ट मटीरियल्स रेडिली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो हमने यही रीजन होता है कि कोई भी अगर बॉडी होती है जिसमें वाटर कंटेंट होता है तो वो बेसिकली इस वेव को एब्जॉर्ब कर देता है और हीटेड अप हो जाता है, यानी कि हीटअप हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। Many other molecules, for example CO2, NH3 also absorbs infrared wave। तो सिर्फ वाटर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ना, NH3 हो गया, ये भी होते हैं इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर थर्मल मोशन इंक्रीजेज, दैट्स व्हाई दे हीट अप एंड हीट देयर सराउंडिंग। तो होता क्या है कि जब ये वाली वेव को हम एब्जॉर्ब करते हैं या फिर कोई भी मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, भले वो CO2 है, NH3 है या वाटर है, तो उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो हीटअप हो जाते हैं और अपने आसपास वाली जो सराउंडिंग है उसको भी हीट कर देते हैं। इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी। तो ज्यादातर हम इसका जो यूज करते हैं इंफ्रारेड का हम थेरेपी में यूज करते हैं, तो इसको हम इंफ्रारेड लैंप्स कहते हैं और ज्यादातर इसका यूज होता है जो फिजिकल थेरेपी में हम इसका काम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ्स वार्मथ और एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका अर्थ से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि मेंटेनिंग द अर्थ वार्म है। तो जो हमारी अर्थ गर्म रहती है, आपने देखा होगा कि जो अर्थ है वो हमें सन के तरफ से तो गर्म हो रही है, बट हमारी जो रेडिएशंस आती है वो आती हैं टकरा के निकल जाती हैं, तो बेसिकली ये ट्रैप करके रखता है। तो ये रेडिएशन को हम ट्रैप जब कर लेते हैं तो ये रेडिएशन गर्म होती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो जो बेसिकली मेंटेन रहता है, वार्म रहता है, हमारी अर्थ गर्म रहती है। बिकॉज अगर अर्थ गर्म नहीं रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, सो एवरेज टेम्परेचर थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि जो भी सन रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस जा रही है उसको हम वहां पर ट्रैप कर लेते हैं थ्रू आवर एटमॉस्फेयर। तो उस एटमॉस्फेयर में जब हम किसी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो बेसिकली उसमें इंफ्रारेड भी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर वार्म रहता है, यानी कि बेसिकली हम उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है द इनकमिंग विजिबल लाइट विच पासेज रिलेटिवली इजीली थ्रू द एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड री-रेडिएटेड एज अ इंफ्रारेड लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन। देखो होता क्या है, इनकमिंग विजिबल लाइट, तो जब ये इनकमिंग विजिबल लाइट्स आती हैं जो हमें दिखती भी हैं सनलाइट्स, विच पासेज रिलेटिवली इजीली थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो ये विजिबली जो लाइट होती है ये बहुत आसानी से पास हो जाती है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो
हमारी इंफ्रारेड है वो तो पहले ही एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर, है ना। बट जैसे ही वो विजिबल रेड आती हैं और आके हमारे अर्थ से टकराती हैं, तो वहां पर आप समझना कि वो विजिबल जो लाइट होती है वो अर्थ के सरफेस की वजह से एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो अर्थ का सरफेस वापस रेडिएट करता है। अब वो जब वो रेडिएट करेगा तो वो कौन सी वेव को रेडिएट करेगा या कौन सी रे को करेगा, दैट विल बी इंफ्रारेड। तो वो इंफ्रारेड वापस री रेडिएट होती है और वो रेडिएशन वापस ऊपर जाती है। दिस रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और जैसा हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज कुछ होती हैं जो कि इस पर्टिकुलर वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, ये भी इस वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज वो वापस जो रेडिएट हुई हैं हमारी वेव्स इंफ्रारेड, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये ग्रीन हाउस गैसेज इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है या वार्मर रहता है। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज। अब यहाँ पर ये चीज आ गई है कि कहां पर इनका यूज होता है, बिकॉज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट्स बोथ फॉर मिलिट्री पर्पसेज एंड टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो अगर हम देखें इसका एग्रीकल्चर भी यूज है एज वेल एज इन द मिलिट्री पर्पस भी यूज होता है, सैटेलाइट में भी यूज होता है। तो बहुत जगह हम इसका यूज करते हैं। अभी ऐसा हमें नहीं बताया कि एग्जैक्ट वो क्या यूज है, बट बताया है कौन कौन से डोमेन में हम इस पर्टिकुलर रे का यूज करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर भी, जैसे कि सेमीकंडक्टर है, उनके अंदर भी इस पर्टिकुलर रे का यूज होता है। ऑल्सो इमिट, तो ये जो हमारे बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दे ऑल्सो इमिट इंफ्रारेड एंड आर वाइडली यूज्ड फॉर रिमोट स्विचेस ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर्स एंड वाईफाई सिस्टम्स। तो बेसिकली होता क्या है, जो हम घर के अंदर टीवी के रिमोट्स यूज करते हैं ना, कि हमने टीवी का ऐसे बटन दबाया और वहां चैनल चेंज हो गया, तो बेसिकली देयर शुड बी सम वेव। और उसके अंदर क्या लगा होता है, सेमीकंडक्टर लगा होता है, डायोड्स लगी होती हैं, चिप्स लगी होती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दे आर कैपेबल टू जनरेट बेसिकली क्या, इंफ्रारेड। और ये इंफ्रारेड क्या करती है, एक तरीके से सिग्नल होती है जो आपको हीट को बेसिकली फॉर्म ऑफ हीट ये आपको ट्रांसफर करती है थ्रू रिमोट। तो हम जो रिमोट को यूज करते हैं उसके अंदर जो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है या जो लिंक बनता है रिमोट का टीवी के साथ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रे। तो यहां पर हमने अभी ये समझ लिया कि इंफ्रारेड क्या होती है, कैसे बनती है और क्या क्या उसके यूजेस हैं। अब चलिए नेक्स्ट वेव पे चलते हैं। तो इससे पहले जो हमने 3 वेव्स पढ़ी थी, अगर आप देखेंगे तो वो हमने नीचे से स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा था, सबसे नीचे हमने रेडियो वेव पढ़ी, फिर हम माइक्रोवेव पे आए, फिर हम इंफ्रारेड पे आए। अब जो हम जिसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे 4th नंबर पे आती है, देखो ये जो रे होती है इसको मिडल रे भी कह सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो हमने स्टार्टिंग के अंदर बात करी थी कि जो हमारे टोटल 7 थी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हमने नीचे से स्टार्ट किया था कि हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम नीचे से ऊपर चले तो ये मिडल में आ रही है, और अगर ऊपर से नीचे आए तो भी ये मिडल में आ रही है। तो ये वाली जो रे होती है, आप इसको कह सकते हो कि एक मिडल रे होती है। और ये जो रे होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ह्यूमंस के लिए होती है, बिकॉज जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है उसके अंदर अगर अपन जो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 7 अलग अलग जो बैंड देखे थे, अलग अलग रेज देखी थी, उसमें से हमें सिर्फ एक ही रे दिखती है, दैट इज विजिबल रे। और ये जो विजिबल रे होती है ये 4th नंबर की रे होती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे आप कह सकते हो ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है। वेवलेंथ की बात करें तो उल्टा चलता है ग्राफ, आप सभी को पता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये मिडल है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये बाकी के कंपैरिजन में हमेशा ये बीच में रहेगी, यानी कि ना तो ज्यादा में ना कम में, है ना। तो पॉइंट यहाँ पर ये समझना है कि ये एक ऐसी स्पेशल वेवलेंथ है जिसकी वजह से हमें पूरी दुनिया दिखती है। देखो कोई भी चीज अगर दिखती है तो 2 रीजन होते हैं, या तो वो रिफ्लेक्शंस के थ्रू दिखती है या फिर वो सोर्स होता है। तो सोर्स वाली चीज को भी भूल जाओ। अगर आपको कोई चीज रिफ्लेक्शन से दिख रही है, इसका क्या मतलब है, सन से रे आई, रे उससे टकराई, टकरा के आपकी आईज में गई। तो यहाँ पर ये टकरा के जो आपके आईज में गई है, दैट रे इज अ विजिबल रे। एंड विजिबल रे ही जो होती है जिसकी वजह से आपको ये पूरा वर्ल्ड दिखता है। हम कहते हैं ना वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है, हर चीज आप नेचर को एंजॉय करते हो, बट दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वे जिसको हम विजिबल रे कहते हैं। और नाम से ही पता चल ही रहा है कि ये विजिबल रे है, नाम से पता चल रहा है विजिबल का मतलब होता है दिखना, तो इसीलिए इस रे को विजिबल रे कहते हैं। तो आपको इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिख रहा है। इट इज द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सबसे जो फेमिलियर फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की विजिबल रे होती है। आगे देखते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। वही बात होगी ना
जो मैंने अभी आपको बोली कि ये वो पार्ट है जिसकी वजह से हमें जो सारी चीजें हैं वो दिखाई देती है, वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि यही एक ऐसी रे है जो ह्यूमंस के द्वारा डिटेक्ट की जा सकती है। यानी कि हमें जो यहाँ पर कहते हैं ना, बचपन के अंदर डायग्राम बनाते थे कि देखो एक सन है, सन से देखो रेज निकल रही हैं, है ना। हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे, येलो येलो कलर की लाइट बनाते थे, देखो सन रेज आ रही हैं, है ना। तो हमें जो सन रेज दिखती है ना, वो यही तो है, बाकी तो हमें दिखती नहीं है, दे आर नॉट विजिबल। तो हम उसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे? तो बचपन में जब हम ड्राइंग करते थे और हम सन से ऐसा कहते हैं ना कि देखो येलोइश उसकी लाइट आ रही है, सो दैट इज बेसिकली अ विजिबल रे, क्योंकि यही डिटेक्ट हम कर सकते हैं ह्यूमंस। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इट रन्स फ्रॉम अबाउट। अब बात यहाँ पर आती है टेक्निकली कि इसकी रेंज क्या है, और ये अगर ये मिडल में आती है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी और कुछ वेवलेंथ की रेंज होगी, तो वो रेंज की यहाँ पर बात करी गई है। इट रन्स फ्रॉम अबाउट 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये रेंज होती है, इस रेंज से लेके ये कहाँ तक जाती है? 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो अगर हम बात करें विजिबल रे की जो रेंज होती है वो इतनी होती है 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब बात ये करते हैं कि ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। याद करना, नीचे से हमने स्टार्ट किया था, रेडियो आया था, माइक्रोवेव आया था, इंफ्रारेड आया था, अब हमारा विजिबल आया है। तो अगर हम ये देखें कि धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ये जो हमारा इंफ्रारेड है, इसके बाद जो ये चीज आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंफ्रारेड से ज्यादा होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी हम वो चीज कर रहे हैं कि धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि सबसे कम अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, वो किसकी थी? हमारे रेडियो वेव की। पर अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ में भी ये मिडल में आता है, क्योंकि वेवलेंथ इसके नीचे वाले की ज्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ वेवलेंथ की बात करें, इट इज ओनली 700 से 400 नैनोमीटर। एनएम का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, एन का मतलब होता है नैनो, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं ना वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ इसकी काफी कम होती है, बट कम भी कितनी है? तो उसकी आपको रेंज दी गई है 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 700 × नैनो। नैनो कितना है? 10⁻⁻9 मीटर। अब चाहो तो 2 जीरो आप हटा दो, तो 7 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके, है ना, 400 नैनोमीटर। सो 4 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच में होगी। तो ये इसकी वेवलेंथ की रेंज हो गई, ये इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि ये रेंज कहाँ होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या एनसीईआरटी हमें बता रहा है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम देख पा रहे हैं, तो इस स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले गामा आती है, फिर एक्सरे आती है, फिर यूवी, 3rd नंबर तक यूवी था। ये है हमारी जो इंफ्रारेड होती है। बीच में आपको ये कलरफुल लाइट जो दिख रही है ना, दैट इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इसको यहाँ पर हमने थोड़ा हाईलाइट किया है। इस पर्टिकुलर बैंड के अंदर ही हमारे सारे कलर होते हैं जो हम विबग्योर कहते हैं ना, VIBGYOR। तो ये जो 7 कलर होते हैं ये इसी पर्टिकुलर रे में होते हैं। तो जब हमने इसको थोड़ा सा जूम किया, तो जब हमने जूम किया तो हमने देखा लगभग, देखो ये 400 से लेके लगभग 700 नैनोमीटर के बीच में इसकी रेंज होती है। इस रेंज की ये वेवलेंथ होती है, जिसमें अलग अलग कलर की वेवलेंथ भी अलग अलग दिखेगी। अब आप ये मत सोचना कि सर हमें जो ये वेव दिख रही है इसमें क्या ऐसे सेपरेट आपको 7 कलर दिखेंगे? नहीं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ कोई भी चीज शार्प नहीं है। यहाँ पर हर चीज जो हम देख रहे हैं, तो वो जो चीज है उसको आप ध्यान रखना, वो शार्प नहीं होके एक तरीके से आप कह सकते हो मर्ज हुई है। देखो मर्ज हुई आपको दिख रहा है, थोड़ी अलग से सेपरेट आपको रेड दिख रहा है ना, ब्लैक दिख रहा है, नहीं सॉरी ब्लू दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक मर्ज कलर है, एक तरीके से स्पेक्ट्रम है। तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसकी आपको यहाँ पर आपके सामने मैंने क्या बनाई है, एक रेंज बनाई है किसकी? वेवलेंथ की, जो कि हमारे 400 से लेके अप्रॉक्स 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, जिसमें सारे कलर्स की भी रेंज आपको यहाँ पर अप्रॉक्स अभी बताई गई है। बट डोंट वरी, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे। और वहीं पर अगर आप देखेंगे ऊपर जो स्केल चल रही है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर नोट करना, ये हमारी इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो ये मिडल में आएगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा जो है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। वेवलेंथ इंक्रीज ऐसे हो रही है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में आप हमेशा देखेंगे विजिबल बीच में आएगा। बट एक खासियत जो आप देखेंगे, ये बहुत ही कम एरिया या फिर आप कह सकते हो बैंड है, बहुत छोटा बैंड है।
बाकी सारे बैंड देखो, रेंज देखो, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े बैंड हैं, बट ये कितना सा छोटा सा बैंड है, बिकॉज इसकी रेंज काफी कम होती है। जैसा कि मैंने बताया था, अप्रॉक्स 10⁻14 के अप्रॉक्स ये चलती है इसकी रेंज फ्रीक्वेंसी की टर्म में, और वेवलेंथ में तो ये नैनोमीटर में चलती है। तो ये 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में ये होती है, और इसके अंदर ही हमारे सारे कलर्स भी होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एनसीईआरटी और क्या बोल रहा है, विजिबल लाइट इमिट्स और रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि यही वो एक ऐसी वेव है या रे है जिसकी वजह से हमें पूरा वर्ल्ड दिखता है, हर एक चीज दिखती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। वही चीज को एनसीईआरटी ने वापस समझाया है। आवर आईज आर सेंसिटिव टू दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि समझ लो सन से लाइट आई, ठीक है, अब वो सन से जो लाइट आई है वो आके फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट पे टकराई और ऑब्जेक्ट से टकरा के आपकी आंखों में आई, तो आपकी आंखों में जो वही वेव आती है या उस वही रेंज आपको वाइब्रेट करेगी। मतलब बेसिकली जो विजिबल रे होती है ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है उसी से वाइब्रेशन जो आपकी आंखें होती है सेंसिटिव होती है, यानी कि आंखें उन्हीं को रीड करेंगी जो ये विजिबल रे की रेंज की वेवलेंथ होगी। तो कुल मिला के हमें यही रे क्यों दिखती है, बिकॉज यही वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स एंड आर विजिबल रेंज ऑफ मेनी इंसेक्ट्स एक्सटेंड्स वेल इनटू अल्ट्रावायलेंट। अब यहाँ पर एक चीज आप ये समझना कि जो हम एनिमल्स की बात करते हैं तो कई एनिमल्स ऐसे हैं जो देखो विजिबल रेंज की, यहाँ पर अभी मैं ह्यूमंस की बात कर रहा था, मैंने ये नहीं बोला कि जितने भी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी जानवर हैं, ह्यूमंस हैं, सबके लिए विजिबल रेंज है, यानी कि सिर्फ मतलब हर एक आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को विजिबल रे दिखती है या इसके अलावा और कोई नहीं दिखती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कई ऐसे जानवर भी है जैसे कि स्नेक्स हैं, अब वो स्नेक्स जो होते हैं वो इंफ्रारेड वेव भी देख सकते हैं, यानी कि वो उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू देयर आईज। हम नहीं कर सकते, हमारी इतनी क्षमता नहीं है, हमें इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है कि हमारी आईज को कि हम इस वेव को भी क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले, हम बता दें कि हाँ ये वेव भी एटमॉस्फेयर में है। नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनका यूवी, देखो इसको समझना, ये 4th नंबर पे है, ठीक है, आप ये डायग्राम देखना, ये 4th नंबर पे है। अगर मैं इससे आगे चलूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, तो इवन इससे हायर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं जैसे कि यूवी वेव्स हैं, उनको भी कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो आप कह सकते हो ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विजिबल रेंज मैंने आपको बताई है दैट इज ओनली फॉर ह्यूमंस, बट ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हर एक जानवर, हो सकता है कुछ जानवर सिर्फ विजिबल रेंज में ही आते हों, बट यू नेवर नो, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं जो कि इस रेंज से ज़्यादा भी और कम भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा माइंड में रखनी पड़ेगी बिकॉज ये एक अच्छा फैक्ट है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वेव पे जो कि है हमारी अल्ट्रावायलेंट रे। तो अभी हमने यहाँ पर ये देख लिया कि 4th नंबर पे हमारी वेव कौन सी थी, हमारी विजिबल रे। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे थे, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अब विजिबल आ गई। अब विजिबल से ऊपर होती है हमारी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेंट रेज। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यूवी रेज। आप थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा कहते हैं ना याद कराएं। जब हम छोटी क्लासेस में थे हमने सोशल साइंस के अंदर, जियोग्राफी के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, जनरल साइंस में हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि यूवी रेज आती हैं सन से जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही हैं। ओजोन गैस, थोड़ा सा आप लिंक कर पाएंगे, ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर के अंदर जो होल हो गया है एंड मैनी थिंग्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी छोटी छोटी क्लासों के अंदर। तो यहाँ पर हम यूवी जो रेज होती है उसके बारे में बहुत बार हमने सुना है, बट अगेन ये रे भी हमें नहीं दिखती है। जो भी मैं रे आपको बता रहा हूँ विजिबल के अलावा वो कभी हमें डिटेक्ट नहीं होती, हम आंखों से देख नहीं सकते, हाँ फील हम कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट हम पे हो सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये जो यूवी रेज है ये अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो ये 1 2 3 4 5th नंबर पे आ रही है, बट ऊपर से स्टार्ट करें तो ऊपर आती है हमारी देखो गामा रेज, एक्स रेज और फिर यूवी रेज। तो ऊपर से ये हमारे 3rd नंबर पे आती है। तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस भी पता होना चाहिए क्योंकि ये हमें हेल्प करता है। अब ये यूवी रेज की अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, देखो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे विजिबल से ज्यादा होती है, पहली चीज, एक्स रे से कम होती है। बट अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो विजिबल से कम होती है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की कौन सी डायरेक्शन है और वेवलेंथ के बढ़ने की डायरेक्शन कौन सी है या घटने की डायरेक्शन कौन सी है, कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। तो अभी अगर आप देखेंगे, अगर हम नीचे से दोनों अपन रेफरेंस नीचे से अगर लें तो अगर आप नीचे से करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है बट वेवलेंथ हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूवी रेज अगर मैं इससे कंपेयर करूं विजिबल से, जो जस्ट इसके नेक्स्ट है, मतलब इसके जस्ट नीचे था,
अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो इस यूवी रे की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है बट वेवलेंथ इससे कम है। तो ये थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या किया, इट कवर्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम दिस। तो आप देख सकते हैं इसकी वेवलेंथ की रेंज आपको दी गई है जो कि है समवेयर अराउंड 400 नैनोमीटर डाउन टू 0.6 नैनोमीटर, जिसको हम आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या। अब देखो यहाँ पर आप रेंज को देखना, ये काफी ज्यादा रेंज है। ये है अप्रॉक्स आपकी 60 नैनोमीटर। ये हमारी कितनी है, 60 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेंज है। याद करो वो हमारी थी 400 से लेके 700 नैनोमीटर, है ना। अब ये 400 से और कम हो गई। अब ये 400 से कम होते होते कहां तक पहुंच गई, आप देखो 60 नैनोमीटर। तो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ा ये ब्रैकेट है। याद करो ये जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर बताया है, ठीक है, आप देख सकते हो, मतलब एज कंपेयर टू अदर, बट इसका भी एक काफी बड़ा ये ब्रैकेट है, ये एरिया है। तो ये पर्टिकुलर रेंज अभी हम जो देख रहे हैं ये किसकी देख रहे हैं, वेवलेंथ की। अब बात करते हैं इसका कि ये कैसे बनती है, यूवी रेज कहां से प्रोड्यूस हम और कर सकते हैं। यूवी रेज रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हॉट बॉडीज होती हैं उसके ही द्वारा, उसके ही थ्रू हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं, यानी कि हम जो यूवी रेज होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है कि हॉट बॉडीज का एक जस्ट एक रेफरेंस लेके चलना है, बिकॉज आगे जाके हम देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे सन की, अभी आप देखेंगे आगे जाके, तो सन एक बहुत ही हॉट बॉडी हम उसको कंसीडर करते हैं, इसीलिए सन के द्वारा ये वाली वेव्स बनती हैं बहुत ऑफन, जो हम ज्यादातर स्टडी यही करते हैं, ठीक है। तो सन आ गया, देखो द सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी लाइट। तो सन को हम बोलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जो यूवी रेज बनाता है, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सन से यूवी रेज भी आती हैं विद अदर रेज, और अदर रेज के साथ एक यूवी रेज भी आती है। और ये यूवी रेज जो होती है ये हमारे स्किन के लिए, हमें स्किन कैंसर जो होता है बेसिकली उसका एक वन ऑफ द रीजन है। तो यूवी रेज में जितना हम एक्सपोजर रहेंगे, यानी कि इसके सामने हम खड़े रहेंगे या यूवी रेज हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाके ये हमारे को हार्म करती है, हमारी बॉडी को हार्म करती है। तो ये जो यूवी रेज होती है ये हमारे तक नहीं पहुंचनी चाहिए आइडियली। तो नेचर देखो हिसाब से ही बनता है कि वो आपको वही रेडिएशन देता है जिसमें आप सर्वाइव कर सकें। बट अब होता क्या है, धीरे धीरे ह्यूमन जो होते हैं, आपको पता है इंसान जो है वो अपने हिसाब से हर चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो ओजोन लेयर होती है, एक स्पेशल लेयर जो होती है, जो पॉइजनस लेयर आप कह सकते हो, बट दिखने में ये पॉइजनस है ओजोन लेयर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका मतलब एज पर इन्वायरमेंट ये रेज आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। बट हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं, है ना, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो हम जनरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है। हम पढ़ते आ रहे हैं ओजोन लेयर में होल हो रहा है, अब उस होल की वजह से यूवी रेज उसमें से पास हो रही हैं और वो हमारे तक पहुंच रही है। तो ये सारी चीजें मैन मेड जो डिजास्टर्स है उसमें एक आता है। तो ये चीज आपको पहले ऑलरेडी पता भी होगी, बट यूवी रेज जो होती है ये बेसिकली सन से निकलती है और सबसे बड़ा सोर्स ये है। बट फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ इट्स एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, और जितना मैक्सिमम जो ये होती हैं ये ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं एटमॉस्फेयर एट एन एल्टीट्यूड अबाउट दिस। तो 40 से 50 किलोमीटर ऊपर ये ओजोन लेयर होती है हमारे अर्थ के सरफेस से, तो ये वहीं पर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, मैक्सिमम बोल रहा हूं, ठीक है। यूवी लाइट इन अ लार्ज क्वांटिटीज हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, और अगर यूवी रेज ज्यादा आएंगी तो हमें हार्मफुल होगा, ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है। अब ये यूवी रेज आपको जैसे लग रहा है, जैसे अब ये एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं, यूवी रेज में भी हमने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। यूवी रे ए, है ना, हमने 3 क्लासों में कैसे डिवाइड किया है, एक हो जाएगा यूवी रे ए, एक हो जाएगा यूवी रे बी, एक हो जाएगा यूवी रे सी। तो बेसिकली ए बी सी 3 अलग अलग हमने कैटेगरी, नहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा विजिबल लाइट थी, इसको आप साइड में कर दीजिए, ये भी हमारी विजिबल लाइट में आ गई। तो यहाँ तक तो हमारा विजिबल लाइट चल रहा है, आप कलर भी देख सकते हो, तो कलर वहीं पर आएंगे जहाँ विजिबल लाइट है। अब इससे इधर आ जाओ, अब जब आप इधर आओगे तो आप देखेंगे ये अलग अलग रेंज में डिवाइड होते हैं। एक है हमारा यूवीए, एक है यूवीबी, एक है यूवी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये अलग अलग रेंज हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो ए और बी है ये स्टार्टिंग रेंज है, फिर इससे और वेवलेंथ कम हो जाती है, बट वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पावर या एनर्जी ज्यादा है। तो इन वेव्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर टू जो इसके वेरिएशन होते हैं। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे, एक्सरे की तरफ बढ़ोगे, तो धीरे धीरे जो आपकी रेंज है वो बढ़ती जाएगी। और एंड में मैं आपको टेबल ही बता दूंगा जहां पर हम आपको हर पर्टिकुलर एक जो रे है उसकी क्या क्या रेंज है, क्या क्या उसके
एग्जाम्पल्स है सब मैं आपको बताऊंगा एंड के अंदर, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लें, बट आपको जस्ट एक स्मॉल मैं यहाँ पर एक और आइडिया देना चाहता था कि 3 तरीके की और इसमें क्लास होती है। अब और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलेनिन कॉजिंग टैनिंग ऑफ द स्किन। जैसे कि मैंने आपको बोला तो स्किन प्रॉब्लम जो होती हैं वो जनरली इस पर्टिकुलर रे से होती है। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब धूप में जाते हैं तो हम सनस्क्रीन लगाते हैं। अब उस सनस्क्रीन के पैक पे कभी पढ़ना, उसमें लिखा होगा यूवी रेजिस्टेंट, यानी कि जो यूवी रेज होती हैं उसको ये बेसिकली एब्जॉर्ब होने नहीं देती हैं। अगर आप अच्छे कंपनी के क्रीम्स देखेंगे तो उसमें लिखा होता है पर्टिकुलर यूवी रे से आपको ये बचाती हैं, तो हम वो क्रीम्स का यूज करते हैं सो दैट हमारी स्किन उससे बची रहे। ठीक है, यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लासेस, जो ऑर्डिनरी ग्लासेस होते हैं वो भी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हम सन ग्लासेस पहनते हैं तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे तक वो नहीं पहुंचते। हेंस वन कैन नॉट गेट टैन्ड और सनबर्न थ्रू द ग्लास विंडो। तो इसीलिए हमारे घरों में जो ग्लास विंडो होती है, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो विंडोज होती है उसके अंदर से जो हमारी लाइट आती है सन की, उसमें यूवी रेज ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाती है मोस्ट ऑफ द ग्लासेस। इसीलिए ग्लासेस हम यूज करते हैं और ग्लासेस एक अच्छा सोर्स होते हैं एब्जॉर्प्शन का यूवी रेज के, इसलिए हमारे घरों में जो कांच होते हैं, डोंट वरी यू आर सेफ, उसमें से यूवी रेज मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अगर आप सनलाइट खाते हैं तो प्लीज उसको घर की एक खिड़की के पीछे से खाएं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इंडिया में बहुत जगह जैसे राजस्थान है बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो सनबर्न तो बहुत कॉमन है। एक और चीज आप देखेंगे कि जो वेल्डर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो भी एक स्पेशल ग्लास पहनते हैं। कई बार हम वेल्डिंग कराने जाते हैं, और लेकिन एक बार मैंने भी उसको ट्राई किया था, तो जब हम वेल्डिंग वाला वो चश्मा पहनते हैं, जब आप करते हैं ना वेल्डिंग, तो आप देखना कि वो चश्मा पहनते हैं ब्लैक कलर का वो कोई फैशन नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इक्विपमेंट है, बिकॉज उसके बिना अगर आपने वेल्डिंग कर ली तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी 100%, क्योंकि इतना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है उस पर्टिकुलर आर्क की, उस पर्टिकुलर स्पार्क की और उससे निकलने वाली रेडिएशंस की। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जब वेल्डिंग करते हैं तो जो आर्क बनता है, आर्क मतलब वो जो स्पार्क आता है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा यूवी रेज निकलती हैं, और वो यूवी रेज की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आंख में आपने वो चली गई तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। और आप देखना जो वेल्डिंग का काम करते हैं उनकी स्किन बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन में बहुत कह सकते हैं ना खराब रहती है बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशन। तो स्किन को तो चलो आप जितना बचाओगे जितना हम बचा सकते हैं कोशिश करते हैं, हम ना पूरे बाजुओं के कपड़े पहनते हैं, बट आंखों को बचाना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम वो ग्लासेस पहनते हैं। और वो ग्लासेस आप जब पहनोगे ना, मैंने एक बार पहना है, तो उसके अंदर से आपको कुछ नहीं दिखता, एकदम बस वो स्पार्क दिखेगा जहां पर आपकी वेल्डिंग हो रही है। ठीक है, तो वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गॉगल और फेस मास्क जो पहनते हैं ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोड्यूस्ड बाय वेल्डिंग आर्क। जरूरी नहीं है, कई बार वो ग्लासेस पहनते हैं, आपने देखा पूरा इतना बड़ा फेस मास्क आता है, उसको पकड़ के करते हैं, है ना, पूरी शील्ड आती है, तो वो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, बट उसका मेन पर्पस ये होता है यूवी रेस से उनको बचाना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ यूवी रेडिएशन कैन बी फोकस्ड इनटू वेरी नैरो बीम फॉर हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन सच एज लेसिक। अब यूवी रेस का सभी चीज मैंने अभी जो बता रहा हूं वो सब खराब है, मतलब आपको लग रहा होगा यूवी रेस तो बहुत गंदी है, ये तो हमारे काम की नहीं है, इससे तो हमें बीमारियां हो रही हैं, बट ह्यूमंस ने हर चीज का एक कहते हैं ना एप्लीकेशन निकाला है, जो चीज खराब है उसका यूज भी हम कर सकते हैं। तो ह्यूमंस ने देखा कि यार ये यूवी रेस जो है इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, बिकॉज हम जिस तरीके से हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो धीरे धीरे वेवलेंथ कम हो रही है। आप जान रहे हैं वेवलेंथ कम, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये रे में जो वाइब्रेशंस है ये बढ़ गई, तो ये हमारी क्या है, वेवलेंथ कम है। और जब वेवलेंथ कम होती है तो बीम काफी नैरो होती है, बहुत ही स्लीक होती है, बहुत ही स्ट्रेट होती है, शार्प होती है, तो उसका भी यूज हमने कर लिया हम ह्यूमंस ने मेडिकल साइंस के अंदर। तो वो हम यूज करते हैं लेसिक में। लेसिक बेसिकली एक आई सर्जरी का टूल है जिससे हम सर्जरी करते हैं, लेजर है ना, लेजर एक असिस्टेंट कुछ होता है, बेसिकली सब यूवी रेस को बना के हम किसी का सर्जरी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूवी लैंप्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन द वाटर प्यूरिफायर। इसके अलावा हम यूवी के क्या बनाते हैं, छोटे छोटे लैंप्स बनाते हैं, यूवी जो रेडिएशन को क्या करती हैं, इमर्ज कर मतलब बेसिकली इमिट करती हैं, और उन यूवी रेस से हम जर्म्स को भी किल कर सकते हैं बेसिकली। अब आप पढ़ना, जब हमारे घरों में जो वाटर प्यूरिफायर होता है उसमें यूवी भी लिखा होता है, इससे बेसिकली क्या होता है, उसमें यूवी रेस को हम बनाते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के नहीं बनाते, ठीक है, कम इंटेंसिटी के बनाते हैं, जो कि हमें इतना हार्म ना करे, बेसिकली अंदर के जो इंसेक्ट्स हैं उनको वो जर्म्स को वो किल कर सकती है, जो हमें दिखते भी नहीं है। ठीक है, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्लेज अ प्रोटेक्टिव रोल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड हेंस इट्स अ डिप्लीशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी, जो हम ह्यूमंस के द्वारा जो रिलीज हो रही है उस सीएफसी की वजह से ये ओजोन लेयर खराब हो रही है, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, और बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। मैंने रीजन आपको बताया है कि यूवी रेज जो है
वो अगर आएंगी तो हमारे ह्यूमंस पे बहुत पड़ेगा फर्क, बॉडी पे हमारी खराब हो सकती है, कैंसर्स के केसेस बढ़ सकते हैं। प्लस उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो भी इसका एक रीजन हो सकता है। बट अभी हमारा मेन फोकस यूवी रे पे है और यूवी रेज को हमें बचाना है तो हमें हमारे ओजोन लेयर को बचाना होगा, और कोई इसका बड़ा कोई कहते हैं ना प्रोटेक्टिव रोल या प्रोटेक्टिव टूल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा, अगर हम बात करें किसकी, हमारी यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेंट रेज। अब चलते हैं हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर पे। अब ये जो लिस्ट पे सेकंड नंबर पे हम जा रहे हैं, मैं फिर बताता हूं, पहले रेडियो पढ़ा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर हमारी विजिबल, फिर आई हमारी यूवी, अब हमारा आ रहा है एक्सरे, और इससे ऊपर जो आता है वो आता है हमारा गामा। तो अभी अपन ऊपर से सेकंड नंबर पे, नीचे से 1 2 3 4 5 6, नीचे से 6 नंबर पे आ रहे हैं। अब आप देखिए क्या रिलेशन चल रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है बट वेवलेंथ घट रही है। तो इसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी एज कंपेयर टू यूवी या एज कंपेयर टू रेडियो। बट अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने एक बार बेसिक समझ लिया क्या एनालॉजी चल रही है। अब देखिए आगे कह रहा है, बियॉन्ड द यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज द एक्सरे रीजन। मतलब यूवी रीजन से आगे वाला जो हमारा बैंड होता है वो होता है हमारा किसका, एक्सरे का। वी आर फेमिलियर विद एक्सरे बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन। इट कवर्स वेवलेंथ फ्रॉम अबाउट, इसमें आपको देखो वेवलेंथ की रेंज दे दी है 10⁻⁻8, जो कि समवेयर अराउंड 10 नैनोमीटर से लेके हमारा 10⁻⁻4 नैनोमीटर, तो काफी ज्यादा ये छोटा इसकी वेवलेंथ हो गई है। अब ये बैंड भी काफी बड़ा है, जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था वहां पर ये बैंड मैंने आपको बताया था। अब ये जो लाइन एक बोल रहा है कि आप इससे बहुत फेमिलियर है, आप बोलेंगे सर हमने कहाँ सुना। अब याद करो, जब हमारी कोई हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक्सरे कराओ। अब थोड़ा सा आपको माइंड खुलेगा, हाँ एक्सरे सर, बिल्कुल हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे हम जब जाते हैं, कभी आपने करवाया हो या देखा हो घरों में, तो एक्सरे आपको मिल ही जाएंगे। ऐसा कोई घर नहीं जहां किसी ने एक्सरे ना कराया हो और एक्सरे आपने कभी देखे ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, आपने देखे होंगे। एक्सरे जब आप देखते हो या मशीन के बारे में सुनते हो, तो जब आप पर्टिकुलर जिस बॉडी के हिस्से के अंदर आपका फ्रैक्चर हुआ है, बोन आपकी टूटी है, वो पर्टिकुलर हिस्से पे हम उस रेस के थ्रू अंदर, स्किन के अंदर किस तरीके से वो जो बोन टूटी है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो वहां सोचो इतने डेप्थ तक जो रे जाती है वो एक्सरे है, बिकॉज ऑफ इट शॉर्टर वेवलेंथ, वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरे इज टू बॉम्बार्ड मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इसको बनाने का एक तरीका क्या है कि आप जब बॉम्बार करेंगे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, किस पे, मेटल पे, जब मेटल पे हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार करेंगे तो उससे हमारे एक्स रेज जो होती हैं वो बनती हैं, यानी कि जनरेट होती है। एक्सरेज आर यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल, जैसा कि मैंने भी आपको बताया फ्रैक्चर को डायग्नोस करने के लिए कि जो फ्रैक्चर है वो कितना सीवियर है ना, उसको डायग्नोस करने के लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं इन अ मेडिसिन एज अ ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। इवन कैंसर्स में भी हम इसका यूज करते हैं। बिकॉज एक्सरे डैमेज और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म, केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी और ओवर एक्सपोजर। बट यहां तक तो सब अच्छा चल रहा था कि चलो ठीक है सर, ये तो हमारे काम आ रही है, ये हमारे बोन्स का हालचाल बता रही है, ये एक्सरे आपको दिख रहे होंगे। बट अगर आप देखेंगे तो यूवी रेस तो खतरनाक थी ऑब्वियसली, अब ये इससे ऊपर आ रही हैं तो ये भी खतरनाक तो होंगी, ये भी शार्प है, ये काफी हाई एनर्जी की आप कह सकते हो रेज हैं, तो ये आपके टिश्यूज को भी खराब कर सकती है, इवन कैंसर भी कर सकती है। तो आप ऐसा नहीं है कि हम यूज करे जा रहे हैं, जितना हो सके इसका एक्सपोजर कम रखना है बॉडी के अंदर। आप जैसा नहीं बार बार एक्सरे के नीचे आके लेट जाते हैं, आपको मजा आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी पे उसका बहुत ही बेकार इंपैक्ट पड़ता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वही चीज यहाँ पर करिए कि आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा अननेसेसरी और ओवर एक्सपोजर। जितना हो सके कम से कम एक्सपोजर करवाएं। तो इसीलिए आप देखते हैं जो वो रूम्स होते हैं जहां एक्सरे होती है, तो वहां पर आप देखेंगे लिमिटेड एक्सेस होती है, हर किसी को आने नहीं देते, बिकॉज वहां पर इतनी आप कह सकते हो हाई एनर्जी की एक्सरेज होती है, तो इसका ऑब्वियसली किसी ना किसी पे इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो उस चीज को सब ध्यान रखते हैं। और ये कमरा आप देखना जहां पर एक्सरे होता है वो एकदम बंद होता है, पैक्ड होता है, बिकॉज ये रेडिएशन बाहर ना जाए, किसी और को इंपैक्ट ना करे, तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारी लास्ट रे पे, नीचे से सबसे अगर देखें तो लास्ट, बट ऊपर से सबसे टॉप। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। रेडियो आ गया, फिर हमारा कौन सा आया, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल। अब विजिबल से ऊपर हमने देखा था क्या, यूवी से ऊपर आया था हमारा एक्सरे, और सबसे ऊपर आया गामा। तो गामा अगर नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे लास्ट, बट ऊपर से सबसे टॉप। बट अगर हम फ्रीक्वेंसी के वे में देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी
और सबसे कम वेवलेंथ। तो अब आपको समझ में आएगा कि गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे खतरनाक भी यही रे होगी ना। तो आप ये से समझ लिए विजिबल के बाद ये तीनों रो मैंने रे बताई है ना, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, ये ऑब्वियसली आपके बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बिकॉज इनकी हाई एनर्जी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वेवलेंथ कम होती है, बस ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अदरवाइज हाई एनर्जी की ये सारी बीम्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए गामा को हम इस तरीके से सिंबल से भी दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा गामा को हम इस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कह रहा है। दे लाइज इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड हैव वेवलेंथ्स ऑफ फॉर्म अबाउट। अब वेवलेंथ की रेंज दी गई है 10 टू द पावर -10, तो ये लगभग आप देखेंगे तो ये हो गया 10 नैनोमीटर टू लेस देन 10 टू द पावर -14 नैनोमीटर। तो काफी ज्यादा छोटी वेवलेंथ इनकी होती है, बट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। दिस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड, अब ये बनती कहां से है या इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ऑल्सो इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। डेंजरस बातें हो रही है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की बात हो रही है, रेडियो एक्टिव एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो वहां से ये पर्टिकुलर जो रे होती है वो बनती है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर न्यूक्लियस ब्रेक होता है, तो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल में से, है ना, हमने देखा 3 तरीके रेज भी निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है गामा रेज, तो गामा रेज भी होती है ना। तो ये गामा जो रे होती हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन से ही प्रोड्यूस हो सकती है। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। अब इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, देखो कैंसर में क्या होता है, आपके जो सेल्स होते हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट होते हैं और वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इन पर्टिकुलर रेस का यूज करते हैं। ऑब्वियसली अगर इनका यूज करेंगे पर्टिकुलर इस लेजर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पे और भी इंपैक्ट पड़ेंगे, आपके लाइव टिश्यूज भी डैमेज होंगे, बट ठीक है, कैंसर से हमें बचाना इंसान को थोड़ा बहुत उसमें चलेगा, बट दिक्कत तो है क्योंकि ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी की आप कह सकते हो रे है। द demarcation between the different region is not sharp and there is an overlap। इसमें कुछ ओवरलैप्स भी होते हैं, है ना, और इसका जो डिफरेंस आप अलग अलग से रीजन का नहीं बता सकते, ठीक है, ओके। तो इतना ही हमें इसमें पढ़ना था, ज्यादा इसकी डिटेल्स हमें एनसीईआरटी में नहीं दी तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, जितना हमें एनसीईआरटी में दिया हमें उतना ही पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बट एंड में हमें एनसीईआरटी ने एक समरी टेबल दे चुका है। अब ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार इसको आपको रीड आउट कर दूंगा, काफी चीजें हम इसमें ऑलरेडी हर एक रे में पढ़ चुके हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं इसमें होने वाली है। अब ये जो टेबल है अभी ये पूरा एक स्क्रीन पे नहीं है, कंटिन्यू चलेगा, बट आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर टाइप लिया हुआ है, कौन कौन सी वेव की बात हो रही है, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, अगेन रेडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगी वेवलेंथ की रेंज, वेवलेंथ की एक अप्रॉक्स रेंज क्या है, तो आपको ये टेबल पे ज्यादा फोकस रखना है। थ्योरी से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा सर रेंज क्या है वो क्या है, तो आप वो इस टेबल से याद कर सकते हैं, बिकॉज इसका और कोई इलाज नहीं है, ये तो याद करना पड़ेगा, कई बार हमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं। थर्ड जो आती चीज कि किससे बनती है, इसका प्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देन डिटेक्शन, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हाउ वी विल डिटेक्ट दिस पर्टिकुलर रे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडियो। रेडियो याद करो कहाँ आ रहा था, सबसे नीचे। मैं ये बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको सीक्वेंस याद हो जाए। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, देन एक्सरे, देन गामा रेज। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5-6 बार बनाओ, प्रैक्टिस करो, आपको ये याद हो जाना चाहिए, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है कम किसकी है, तो हमें इस टेबल की या इस पर्टिकुलर डायग्राम की हमें हेल्प लेनी है। तो अभी हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू विल गेट टू नो कि वेवलेंथ की रेंज धीरे धीरे अब हमारी कम होगी कि बढ़ेगी, कम होगी। सबसे ज्यादा रेडियो, फिर धीरे धीरे वेवलेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आता है रेडियो वेव, तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो ग्रेटर देन 0.1 मीटर होती है, तो इसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज्यादा होती है, ठीक है, सॉरी वेवलेंथ लिखना था, ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 0.1 मीटर से ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। चलो मान लिया हमने, तो आप ये याद कर लेना। प्रोडक्शन कैसे ये बनती है याद करो, मैंने बताया था एक्सेलरेशन ऑफ द जो हमारे चार्जेस होते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखी है, द रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एरियल। जो भी हमारे एरियल्स होते हैं, डिश होते हैं, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन बोल दो चार्ज बोल दो, बात तो एक ही है। फिर आता है डिटेक्शन, तो याद करो रेडियो वेव्स हम एंटीना से, याद आ रहा है कुछ, तो ये रिसीवर्स एरियल्स जो होते हैं वो इसका डिटेक्शन करते हैं। फिर आगे चलते हैं सेकंड पे, सेकंड आता है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव याद करो सेकंड नंबर, तो इसकी वेवलेंथ अब इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो 0.1 से लेके ये 1 mm के बीच में होती है। mm आप सभी को पता है 10 टू द पावर -3।
अब बात करते हैं ये कैसे बनते हैं। याद करो, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं जिसको मैं आपने देखा कि काइलस्टोन वॉल्व होते हैं या मैग्नेट्रॉन वॉल्व होते हैं या जिसको हम डायोड्स भी बोलते हैं, उसमें बनता है। देन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, बेसिकली ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। अभी आपको एक एक चीज समझाऊंगा तो दैट इज अननेसेसरी, बट आपको याद कर लेना है कि पॉइंट कॉन्टैक्ट जो डायोड्स होती है इससे हम इसको डिटेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर पे आ गया। अब इसकी वेवलेंथ और कम हो जाएगी। अब ये नैनोमीटर से स्टार्ट हो गया, 1 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। फिर आता है ये किससे बनती है, ये बनती है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से बनती है। फिर आता है इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो थर्मोफाइल्स, बोलोमीटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, ये भी एक तरीके का इक्विपमेंट है जिससे हम ये वाली रे को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, नो अदर वे। फिर आता है फोर्थ। अब देखो यहाँ लाइट लिखा हुआ है, सर लाइट क्यों लिख दिया, अरे ये विजिबल लाइट ही है और विजिबल लाइट ही तो हमें दिखती है, तो इसलिए यहाँ पर लाइट लिख दिया, विजिबल लाइट है ये। अब इसकी रेंज इससे भी कम हो जाएगी, तो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं कैसे ड्रामेटिकली हमारी रेंज जो है वो कम हो रही है। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इमिट लाइट एवरी दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उनको इमिट करता है और देन दे मूव फ्रॉम एनर्जी लेवल फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि फिर वो लेवल्स में जो हमारे होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये डिटेक्ट कैसे करते हैं, आईज से। हमारी आंखें, सबसे पहले हमारी आंखें, ये रेज को डिटेक्ट हमारी आंखें ही करती है क्योंकि ये विजिबल है। इसके अलावा फोटो सेल्स या फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, ये पूरा का पूरा टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देन विल मूव टू द फिफ्थ वन, अल्ट्रावायलेंट यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज की रेंज कहां से स्टार्ट होती है, 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। फिर आता है कि ये कहा कैसे बनते हैं, इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इसमें क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर वो एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब मूव करते हैं तो ये चीजें बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा हॉट बॉडी भी हमने देखा था, हॉट बॉडी से ये जो रेडिएशन होती है वो बनती है। इसको डिटेक्ट किससे करते हैं, फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म। तो आप देख सकते हैं लगभग सेम ही चल रहा है, तो आपको इतनी दिक्कत भी इसमें नहीं होगी। देन कम्स टू द सिक्स्थ पार्ट, और वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, तो काफी छोटी क्वांटिटी हो गई अब। फिर आता है कि एक्सरे ट्यूब्स और इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वजह से ये बनते हैं। अगेन डिटेक्ट किससे होता है, फोटोग्राफिक फिल्म से। मैं सिर्फ रीड आउट कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिटेल में बात कर ली है, एक एक रे के बारे में। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि टेबल क्या हमें समझा रहा है। देन कमिंग टू द लास्ट एंड, अगर हम फर्स्ट से बात करें तो फर्स्ट है, ऐसे हम लास्ट से बात करेंगे तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो इससे कम पे आप कितना भी ले चलो। ठीक है, अब ये जो होता है रेडियो एक्टिव डिके से, यानी कि जैसा कि मैंने बताया न्यूक्लियर रिएक्शन, तो रेडियो एक्टिव जो डिके होता है उसकी वजह से हमारी गामा रेज बनती है। इवन हमारे अल्फा बीटा रेज भी बनती है, तो गामा रेज भी बनती है। ठीक है, अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं किया, कुछ चीजें मैंने यहाँ जोड़ी हैं अपनी तरफ से, बट एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना है रिग्रेसली। अब हमें अभी सारे डाइवर्जन्स को हटा के हमें एनसीईआरटी पे फोकस करनी है। टाइम मिलेगा तो और भी चीजें पढ़ेंगे, बट पहले एनसीईआरटी को पढ़ो, उसमें काफी सारी चीजें हैं, डेप्थ में वो अच्छे से हमें दी गई है। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एंड आई होप आपको ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लेना, वो कंप्लीट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताएगी, और उससे पहले फिर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ऑल। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है उसके अंदर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर थ्योरेटिकल है तो आपको कैसे उसका आंसर लिखना है, अगर न्यूमेरिकल है तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सारी जो टेंशन है आप मुझे दे दीजिए, बट आपसे मुझे बस एक ही कहते हैं ना गुजारिश है, आपसे बस एक ही अपील है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से स्कोर शाला पे आप बने रहें, सारी वीडियोस को देखें, एंजॉय करें, और स्कोर शाला का नाम याद रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जितना हो सके। तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।